Hello and welcome all the students on the platform of महर्षि कश्यप एकेडमी। महर्षि कश्यप एकेडमी में आप सबका स्वागत है। महर्षि कश्यप एकेडमी के जो रेगुलर बैचेस चल रहे हैं वहां पे हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, मगर हमने डिसाइड किया है कि आप लोगों को भी हम फ्री में अब करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे और उसके अंतर्गत हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हिंदू न्यूज़पेपर के एनालाइज करके आपको यूट्यूब में फ्री में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं द हिंदू के आर्टिकल्स हैं अप्रैल 5 और अप्रैल 6 के से लिए गए। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है हमें अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना। ये जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो तो आर्टिकल्स जनरल पर्पस के लिए पब्लिश कर रहा है, लेकिन हम अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और खास तौर पे फोकस्ड हैं यूपीएससी के ऊपर, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इररिलेवेंट है, वो यूपीएससी से रिलेट नहीं कर रहा, या विद इन आर्टिकल कौन से पोर्शंस हमारे लिए यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है और कहाँ पे नहीं है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सिलेबस को हमारा जो यूपीएससी का मेन सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से समझना है और उसको अपने माइंड में बैठाने की कोशिश करनी है। ये किया जा सकता है आराम से अगर आप सिलेबस को बार बार उसको रिवाइज करें डेली थोड़ी देर के लिए और उसको डेली उसको गो थ्रू होने की एक हैबिट बनाएं, तो आपके सिलेबस के डिफरेंट पॉइंट्स आपके माइंड में अच्छे से बैठेंगे। उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स को आप रिलेट कर पाएंगे कि ये आर्टिकल हमारे सिलेबस के किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, या यूपीएससी के मेंस एग्जाम में या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में कौन सा आर्टिकल किस जगह आपको हेल्पफुल उसके लिए मटेरियल आपको दे रहा है आंसर राइटिंग के समय। तो आइए आपको दिखाता हूं मैं सिलेबस। सबसे पहले तो मैं सिलेबस आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, यूपीएससी का मेंस का ऑफिशियल सिलेबस आप देख पा रहे हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमने लिया हुआ है, जो नोटिफिकेशन आता है इसमें प्रिलिमिनरी का सिलेबस मेंशन्ड है। प्रिलिमिनरी सिलेबस के बाद अगर हम मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन में हमारा पेपर 1 तो ऐसे का हो गया। पेपर 2 में जनरल स्टडीज 1 है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर इसका पहला पार्ट है, हिस्ट्री दूसरा पार्ट है, ज्योग्राफी तीसरा पार्ट है और सोसाइटी चौथा पार्ट है। तो कुल 4 टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 1 में, और इन 4 टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। कल्चर विल कवर सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूडेड है और मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशल इन्फेसिस दिया हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल को, ठीक है, उसमें भी स्पेशल इन्फेसिस दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, और उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन कैसे हुआ। तो ये हमारे सिलेबस है और इसको आपको माइंड में अच्छी तरीके से सेटल डाउन करना है, आज के इसके पॉइंट्स को दिमाग में बैठाना है, ताकि जब भी कोई आप न्यूज़ पढ़ें तो आप उसको रिलेट कर पाए कि ये सिलेबस के किस पार्ट से हमारी रिलेट हो रहा है और आपको आंसर राइटिंग में कैसे हेल्प करने वाला है। तो जीएस पेपर 2 में आते हैं। जीएस पेपर 2 जो है उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, ये तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं। लोग बच्चे इसमें एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डिफरेंस क्या है, आपको उसको डिफरेंस समझना होगा कि गवर्नेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटी क्या है। उसके बाद सोशल जस्टिस एक चौथा टॉपिक है और इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर, ये हमारा 5वां टॉपिक है। तो 5 टॉपिक्स हमारे जीएस पेपर 2 में है। तो ये जो सिलेबस है जीएस पेपर 1, 2 और 3 का, इसी को हमने एक दूसरे रूप में प्रेजेंट किया हुआ है आपके लिए। ये हमने इसको दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है। सिलेबस आपका यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिया हुआ है, वर्बैटिम यानी वर्ड बाय वर्ड वही है, मगर उसमें से कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करके डेटा को टेबुलर फॉर्म में या फिर पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में अंडर वेरियस हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स हमने प्रेजेंट किया हुआ है। इसका पर्पस ये है कि अगर इस फॉर्म में आप सिलेबस को रोज देखेंगे
तो 5 मिनट 10 मिनट आपका सिलेबस आपके माइंड में बैठेगा, और आप जब करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे, उस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, तो उससे आपको रिलेट कर पाएंगे, आपके आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा जीएस पेपर 1, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 4 पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स आर्ट फॉर्म, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के सेलिएंट फीचर्स मेंशन है। तो जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट किया हुआ है मैंने। आपको ये कीवर्ड्स माइंड में बैठाने का कोशिश करना है। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज है और इश्यूज है, फ्रीडम स्ट्रगल है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन और रीऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, वर्ल्ड वॉर है, रीड्राइंग ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और पॉलिटिकल फिलॉसफीज है। उसी तरह इंडियन सोसाइटीज में टोटल 8 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं? सेलिएंट फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। रोल ऑफ वुमेन, और उसके साथ एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कीवर्ड ऐसा वर्ड होता है जो मैक्सिमम एस्पेक्ट को कैद कर लेता है। अगर आप कीवर्ड याद रखेंगे तो आपने उसका एसेंस को ग्रैब कर लिया। तो जो पॉपुलेशन और उससे जुड़े मुद्दे हैं, पोवर्टी यानी गरीबी से जुड़े मुद्दे, अर्बनाइजेशन शहरीकरण या उससे जुड़े मुद्दे हैं, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण या उससे जुड़े मुद्दे। तो सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स आपको इंडियन सोसाइटी में याद होने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंडियन सोसाइटी में। उसी तरह ज्योग्राफी में भी हमने इस चीज को अरेंज किया हुआ है सिलेबस को, और हमारा GS2 में और GS3 में हमने सारे पॉइंट्स इसी तरह से अरेंज किए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 7 पॉइंट्स हैं, और पॉलिटी में भी कुछ पॉइंट्स हैं, और आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और इसी डॉक्यूमेंट के एंड में, ये डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें हम एंड में हमने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं। जीएस पेपर 3 में हम देखते हैं 5 टॉपिक्स है: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी। तो हम देखेंगे, जैसे आज के करंट अफेयर्स में हम खास तौर पे फोकस करने वाले हैं IR से जुड़े टॉपिक्स को, और सिक्योरिटी से जुड़े टॉपिक्स पे, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े टॉपिक्स पे। तो आइए कम से कम हम इन टॉपिक्स के सिलेबस को थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं आज बिगनिंग के लिए। बाकी आप डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से गो थ्रू करिए। जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेगमेंट में हमसे पूछिए, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। आपको सिलेबस को अच्छे तरह से समझना है। तो आइए सबसे पहले हम सिक्योरिटी, GS3 पेपर में जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है उसको देखते हैं। तो सिक्योरिटी में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें कवर हैं। देखिए, इसमें टोटल 8 पॉइंट्स कवर है। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म के बीच में क्या कनेक्शन है। कहीं भी जगह पे विकास या जो चरमपंथी विचारधाराएं हैं उनके बीच में क्या संबंध है। जितना ज्यादा विकास होगा वहां पे चरमपंथ उतना कम होगा। इस चीज को आपको समझना होगा। यहाँ पे एक टॉपिक मैंने GS पेपर 1 से यहाँ पे लिख लिया है और उसको हाईलाइट भी कर दिया है। ये GS पेपर 1 का टॉपिक है सोसाइटी का, मगर क्योंकि इसका जो प्रभाव है सिक्योरिटी पे भी बहुत ज्यादा पड़ता है, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को सिक्योरिटी में भी मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकवाद या क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म या सेक्युलरिज्म। तो ये जो आपका टॉपिक है, जो जिसमें हम देखते हैं कई बार सिविल सोसाइटी में अनरेस्ट होता है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं अपनी अपनी आइडेंटिटीज को लेके, या वो कम्युनल आइडेंटिटी हो या रीजनल आइडेंटिटी हो, उसको लेके डिफरेंसेस इतने एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं कि लोग लड़ाई झगड़े पे आमादा हो जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए भी, एक डिफेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा देश के लिए पैदा होता है। इसलिए क्योंकि वो टॉपिक का एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, इसलिए वो पॉइंट मैंने यहाँ पे एज इट इज कॉपी किया। बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में है। ये भी ऑफिशियल सिलेबस में मैंने 2 जगह रिपीट कर दिया। और एक्सटर्नल और नॉन स्टेट एक्टर्स, जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ऑफिशियली स्टेट एक्टर्स नहीं होते, वो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, मगर वो किसी बाहरी ताकत के एक
उसके एलिमेंट के रूप में काम करते हैं, एक्सटर्नल एक्टर्स हैं जो आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करते हैं, उनको हमें समझना होगा। मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग चैलेंजेस जो आज के नए दौर में अलग अलग तरीके सोशल मीडिया के द्वारा हम देखते हैं कि कई बार अफवाहें फैला के कई बार दंगे हो जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट हो जाता है। तो उससे से किस तरीके से सोशल मीडिया को का दुरुपयोग रोका जाए, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, वो इन टॉपिक्स में आएगा। साइबर सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग। साइबर सिक्योरिटी में और भी कई एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि जिस तरह से वेबसाइट्स पे हैकिंग के अटैक्स होते हैं बाहर के देशों से भी, तो किस तरीके से हमारी बहुत सारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मेट्रो रन कर रही है या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, वो हमारा अगर उस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो देश की सिक्योरिटी को पे खतरा आता है। उस चीज़ों को समझना होगा साइबर सिक्योरिटी, और देश ने उसके लिए क्या रिस्पॉन्स करने के लिए किन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया है, वो कैसे फंक्शन करती है, उनका मैंडेट क्या है, ये सब पूरा आपका सिलेबस का हिस्सा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से फाइनेंसिंग होती है, इलीगल फाइनेंसिंग होती है, इलीगल एक्टिविटीज की या टेरर एक्टिविटीज की। और उसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम और टेरर का लिंक क्या है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम, कुछ गैंग्स जो ऑर्गेनाइज वे में ऑपरेट करते हैं बहुत बड़े स्केल पे और अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स, अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ नेशंस वो ऑपरेट करते हैं, और वो कई बार टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैंडशेक करके कुछ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे इंडिया में बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, आपको मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में याद होंगे। तो हम बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी के चैलेंजेस की। जो बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर के जो रीजन है खास तौर पे, उनमें क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाता है, और वेरियस एजेंसीज जो हैं हमारी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, डिफेंस एजेंसीज हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनका क्या मैंडेट है, क्या पावर है। तो ये हमारा जो पॉइंट है हमारा जो सिक्योरिटी का है, ये 8 पॉइंट्स हैं, और ये 8 पॉइंट्स का यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन उसके सामने दे रखा है। फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है कि लिंकेजेस क्या हैं और रोल ऑफ बिटवीन एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये सारा इसमें जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो इधर लिखा हुआ है, कीवर्ड्स इधर मेंशन है। आपको ये कीवर्ड्स माइंड में बैठाने के सिक्योरिटी के सिलेबस में कौन से 8 पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं, ताकि आप खास तौर पे उसे कोट कर पाए, ठीक है, आंसर राइटिंग के समय, कि हमारे सिलेबस के किस पार्ट से रिलेट हो रहा है। और आपको बाद में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी हुई हैं कि जैसे व्हाट आर द 4 पार्ट्स ऑफ GS1। इस तरह से आप कुछ खुद से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और खुद को टेस्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द 5 पॉइंट्स ऑफ GS2, व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ GS3, व्हाट आर द 8 पॉइंट्स ऑफ सिक्योरिटी, जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किए। तो इस तरीके से सिलेबस को अच्छी तरीके से पहले समझिए। करंट अफेयर्स बिगिन करने का, स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए, क्योंकि हमें फोकस्ड रहना है अपने टॉपिक्स पे, अपने विषयों पे। न्यूज़पेपर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वो सारा हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब हमने आपके साथ डिस्कस किया अभी अभी सिक्योरिटी को। इसके बाद अब हम एक बार देखते हैं जो आज के हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लिए हैं वो सिक्योरिटी से हैं, IR से हैं। तो हम आइए IR का देख लेते हैं, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। IR हमारा पेपर 2 में आता है, GS पेपर 2 में आता है। तो इसमें देखिए 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली। पहला टॉप पॉइंट है नेबरहुड, यानी कि जो भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं वो सारे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे हमारे संबंध कैसे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री बिम्स्टेक सम्मेलन में अटेंड करने गए थे थाईलैंड में। वहाँ पे उनके पड़ोसी देशों के कई महत्वपूर्ण नेताओं से बातचीत हुई। तो हमारे अपने पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं उस पर फोकस करने वाला पहला पॉइंट है नेबरहुड का। ग्रुपिंग्स और एग्रीमेंट्स, अलग अलग तरीके के जो ग्रुपिंग्स होते हैं, G20, G7 और उनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे पेरिस क्लाइमेट डील, इन सब चीज़ों को हमें समझना है। और ग्लोबल पॉलिसीज अफेक्टिंग इंडिया, कोई भी ग्लोबल लेवल पे ऐसी पॉलिसी बनती है जिसका प्रभाव इंडिया पे पड़ता है, हमें उसको अच्छे से समझना है। जैसे कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा US ने टैरिफ इम्पोज किए हैं और वो टैरिफ से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पे फर्क पड़ा है। मार्केट्स डाउन हुई हैं। आप आज की न्यूज़पेपर में देखेंगे कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा लॉस किया है। पिछले 1 साल में इतना लॉस नहीं हुआ था जितना एक दिन में लॉस हुआ, मतलब रिकॉर्ड फॉल हुआ है जो हमने देखा है सेंसेक्स में, निफ्टी में।
तो वो बेसिकली किस कारण से हुआ है, ग्लोबल पॉलिसी से हमारा अर्थव्यवस्था कैसे इम्पैक्ट होगा, एक्सपर्ट्स की क्या उसमें राय है, किस तरह से हमारा जीडीपी इसमें इम्पैक्ट होगा, या इन्फ्लेशन महंगाई पे इस पे असर आएगा, वो हम देखेंगे। इंस्टीट्यूशन एंड देयर मैंडेट, अलग अलग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनाइटेड नेशन है या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WTO, उन सब के मैंडेट क्या हैं वो हम समझेंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के 4 पॉइंट्स हैं, आपको याद करने हैं। कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। उसी तरह आप देखिए जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। पहला तो गवर्नेंस का में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो गवर्नेंस जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अकाउंटेबल होनी चाहिए। और किस तरीके से ई गवर्नेंस के माध्यम से, यानी डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से हम ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। और उसके अलावा आप देखेंगे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये भी हमारे गवर्नेंस के में सिलेबस का हिस्सा है। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पॉलिटी की, तो पॉलिटी में तो हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की फंक्शनिंग वगैरह चीज़ें आती हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी टॉपिक्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमें सिलेबस में आते हैं। तो हमने ब्रीफली सिलेबस को देखा, खास तौर पे उन एरियाज पे फोकस किया जिन एरियाज के करंट अफेयर्स आज हम करने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स से। जो भी इसमें पॉइंट्स होंगे हम बीच बीच में सिलेबस पे आपको दोबारा से रेफर करेंगे। तो इतने बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल करंट अफेयर्स से। हम बात करेंगे 5 और 6 तारीख के न्यूज़पेपर की। कुछ आर्टिकल्स हमने 3 तारीख के हिंदू से भी लिए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी का। पॉलिटी में आपको याद होगा लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है और एग्जीक्यूटिव होता है, किस तरह से वो फंक्शन होते हैं, करते हैं, किसके पावर होते हैं, ये सारे टॉपिक सिलेबस में आते हैं। तो हम पॉलिटी में बात करने जा रहे हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में हमारा बजट सत्र समाप्त हुआ है। इसमें कुछ बिल्स पास हुए हैं, उन पे कुछ बिल्स ऐसे रहे हैं जो विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल हैं, जिन पे काफ़ी चर्चा हुई है। हम बात करेंगे पहले बिल की जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल है 2025 का। ठीक है, इस बिल की बात करते हैं। ये जो बिल है ये आर्टिकल इसमें जो आर्टिकल की हेडिंग है वो मैंने मेंशन की हुई है। इस हेडिंग से आर्टिकल आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आप खुद ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ना चाहें। ये 3 तारीख के न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज से लिया गया आर्टिकल है। 3 तारीख के द हिंदू के फर्स्ट पेज से लिया गया आर्टिकल है। उसकी समरी है, उसको स्ट्रक्चर वे में हमने नोट्स के फॉर्म में बना के आपको प्रेजेंट किया है। तो देखिए किस तरह से ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये जो बिल है ये पास हो गया है। ये बिल सरकार ने कहा है किसी भी विदेशी व्यक्ति के अगेंस्ट में नहीं है। ये बिल केवल ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी विदेशी भारत में आते हैं वो यहाँ रहते हैं, वो वीज़ा पे आते हैं, तो वीज़ा में उनकी रहने की अवधि मेंशन होती है और वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारा डेटा जो है वो सरकार अपने पास सुरक्षित रखेगी। ये बिल केवल इसको बताता है। तो ये किसी विदेशी के अगेंस्ट में नहीं है, ये बात सरकार ने स्पष्ट की है। और इसके तहत अभी हमने देखा है कि सरकार ने पिछले कुछ समय में लगभग 3600 विदेशियों को जो गैरकानूनी रूप से भारत में रह रहे थे, जो खतरा थे एक तरीके से, वो किसी आपराधिक गतिविधि में भी लिप्त हो सकते थे, तो उनको फिर हमने इन्फिल्ट्रेटर्स को, जो ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको हमने डिपोर्ट किया है। तो ये जो डिपोर्टेशन का मुद्दा है ये वर्ल्ड न्यूज़ में भी छाया रहा है। खास तौर पे आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से उन्होंने कई देशों के नागरिकों को डिपोर्ट किया है, जिसमें कुछ भारत के नागरिक भी थे। और वो मुद्दा इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि जो यूएस है वो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन अपने आप को कहता है, लेकिन ऐसे में जो लोगों को डिपोर्ट किया गया था उनके हाथ में हथकड़ियां बांध के उन्हें भेजा गया था, जो कि एक तरीके से बहुत गैर मानवीय व्यवहार था। इस बात को लेकर की चर्चा हमारे संसद में भी हुई थी। तो ये जो डिपोर्टेशन है, गैरकानूनी लोगों को वापस अपने देश में भेजने का जो प्रोसेस है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सब जगह फॉलो हो रही है। अमेरिका में भी हो रही है, भारत में भी उसके लिए लॉ बन गया है ये।
लेकिन हाँ, किस तरीके से भेजा जा रहा है उसको लेके वहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई थी। आइए देखते हैं इसमें ऑपोजिशन का क्या-क्या कहना है, किन-किन पॉइंट्स में ऑपोजिशन विरोध कर रहा है। पहला आरोप ऑपोजिशन ने ये लगाया है कि ये ऑरवेलियन स्टेट है। ये जो ऑरवेलियन स्टेट का जो वर्ड है इसको मैं समझा देता हूँ। जॉर्ज ऑरवेल नाम के एक लेखक थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी 1984। इस किताब में उन्होंने एक ऐसे राज्य की कल्पना की थी जहाँ पे तानाशाही लगी हुई है। तो ऑरवेलियन स्टेट का मतलब ऐसा होता है कि जो ऐसा स्टेट जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए। तो कुल मिला के ऑरवेलियन स्टेट कह के ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही कर रही है और कुछ कुछ विदेशियों को पकड़ के बाहर भेज रही है। ये पहला पॉइंट है हमारे ऑपोजिशन का। दूसरा पॉइंट क्या क्या है कि इस कानून के बन जाने से जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास में ये पावर्स होती है डिसाइड करने की, ट्रैक करने की इमिग्रेंट्स को, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे, करप्शन बढ़ जाएगा, सरकार की, देश की बदनामी होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है इससे कि जैसे हमारे देश में हमेशा से एक परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव की जो भावना रही है, यहाँ पे हम विदेशियों को वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और किस पर्पज से आए हैं, ये सारा डेटा ट्रैक कर रहे हैं, ये उस भावना से मैच नहीं खाता। ये वाली बात कही गई है। फिर उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है। अगर इतने सारे गैर कानूनी लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या वो एक्टिव नहीं है या वो फेल हो रही है। ये अलग अलग पॉइंट्स पे उनका विरोध किया गया है। फाइनली उन्होंने एक बात और कही है कहते कहते जाते जाते कि सीएए, जो सीए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपको याद होगा 2019 में 2019 में ये एक्ट आया था। उस एक्ट के 2019 में आ चुका है। उस एक्ट में सरकार जब ये लॉ लाई थी तब भी बहुत ज़्यादा उसमें चर्चा हुई थी, बहुत ज़्यादा उसमें विवाद हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। उस एक्ट में कुल मिला के अब तक केवल 350 नागरिकों को, जो पीड़ित नागरिक हैं विदेशों के, उनको भारत में नागरिकता मिली है। तो ये जो यानी कि आपने एक्ट तो ले आए मगर इसका बेनिफिट तो बहुत कम ही हुआ। केवल 350 लोगों के नागरिकता के लिए आप इतना बड़ा एक्ट ले आए जिसको लेके देश में दंगे हो गए। आपको याद होगा इस सीए एक्ट को लेके, प्रोटेस्ट को लेके देश में दंगे भी हुए थे, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। तो हालांकि सीए एक्ट क्या है थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए, कि सीएए एक्ट या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत भारत ने एक ऐसा कानून बनाया था 2019 में जिसके अंतर्गत जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो माइनॉरिटी का है और वहां पे उसको उसके धर्म के आधार पे उसको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको भारत की सिटीजनशिप मिलने का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया गया था क्योंकि वो पीड़ित है। तो अगर वो भारत आना चाहता है, तो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया था। और ये जो कानून था वो एक्चुअली जो हमारे हिस्टोरिक इनजस्टिस, यानी कि एक्चुअली जो पार्टीशन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, बहुत ही दुखद और त्रासदी हुई थी जिसमें काफी खून खराबा हुआ था। उस समय महात्मा गांधी ने वादा किया था कि जो जो लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश में हैं और जिनको अगर बाद में परेशान किया जाता है, जिनको महसूस किया जाता है क्योंकि उनके धर्म के आधार पे उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो भारत कभी भी आ सकते हैं, भारत के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। तो उसी को, दरवाजे को खोलने के लिए ये सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था। और इसमें हालांकि डेडलाइन रखी गई थी दिसंबर 2014 के पहले आने वाले नागरिकों के लिए ये डेडलाइन रखी गई थी। तो ये हमारा सीए एक्ट का थोड़ा सा हमने आपको बैकग्राउंड बता दिया। तो विपक्ष ने ये कहना कि सीए एक्ट में अब तक केवल 350 लोगों को ही नागरिकता दी गई है, ये बात विपक्ष ने पॉइंट्स थे। अब सरकार ने इसको कैसे डिफेंड किया ये भी हम देख लेते हैं। सरकार का कहना है कि जो सीए एक्ट में विपक्ष कह रहा है कि केवल 350 लोगों को नागरिकता दी है, ये बिल्कुल गलत डेटा है। असली डेटा है कि उसमें हजारों लोगों को नागरिकता दी गई है, ये सरकार का कहना है। और ये बात सरकार ने संसद में कही है जहां पे उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि सरकार ने कोई डेटा पब्लिश नहीं किया अभी तक, केवल ये बोला है कि इसमें काफी ज्यादा लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। ऐसा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी ने ये मेंशन किया है। हालांकि डेटा पब्लिश नहीं किया, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
और ये जो CAA था वो 2019 में आया भले ही था, मगर उसके रूल्स की नोटिफिकेशन कब हुई? 2024 में, यानी कि पिछले साल। तो ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कब हुआ? पिछले साल। तो पिछले साल से अब तक के टाइम के पीरियड में काफ़ी फॉरेनर्स को यहाँ पे नागरिकता दी गई। तो ये तो फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया CAA पे। कुल मिला के एक जो हमारा ये जो टॉपिक है फॉरेनर्स और इमिग्रेशन बिल, उसके ऊपर सरकार ने कोई खास इसमें इस आर्टिकल में कोई सफाई नहीं दी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो सबसे ज्यादा छाया रहा न्यूज में, जो कि है वक्फ बिल। इसको हम ठीक से समझेंगे, किन किन पॉइंट्स पे इसका विरोध हुआ, क्यों इसका विरोध हुआ, और उस पे दोनों पक्षों के तर्क क्या क्या हैं, इस चीज को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस बिल का ओरिजिनल नाम है उम्मीद। ठीक है, ये उम्मीद, इसको अगर आपको क्वेश्चन पेपर में उम्मीद लिख के आए और आम भाषा में इसको वक्फ बिल कहा जा रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये उम्मीद नाम से इसका ओरिजिनल बिल है। तो क्या इससे पारदर्शिता आएगी? क्योंकि सरकार का कहना है कि हम इस बिल को लेके आ रहे हैं पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और ये देखिए, ये किन किन आर्टिकल्स को कवर किया, मैंने हेडलाइन भी दे रखी है, आप इस हेडलाइन को सर्च कर सकते हैं, नोट्स आपसे शेयर किए ही जाएंगे। और तारीख, यानी कि ये 6 अप्रैल के न्यूज़पेपर से पेज नंबर 12 के आर्टिकल से लिया गया है। आपको यहाँ पे पेज नंबर के साथ हेडलाइन भी मेंशन है। अब हम इस आर्टिकल को समझते हैं, सिंप्लीफाई किया हुआ है मैंने। तो सबसे पहले ये न्यूज में क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया कि एक बिल पास किया गया है जिसके अंतर्गत जो वक्फ बोर्ड होता था, ठीक है, वक्फ बोर्ड की जो उसकी स्ट्रक्चर होता था, कॉम्पोजिशन, उसको चेंज किया है सरकार ने एक नए लॉ लाके। ठीक है, तो पुराना लॉ कौन सा था? 1995 में एक वक्फ के ऊपर लॉ बना था, वक्फ की जमीनों को मैनेज करने के लिए। वक्फ क्या होता है अभी हम आगे समझाने वाले हैं आपको। और 1995 के बाद 2013 में एक उस पर संशोधन, यानी कि एक अमेंडमेंट लॉ आया था। तो कुल मिला के हमारे पास 2 लॉ थे जिसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वक्फ बोर्ड भी जिसमें कुछ ऐसे मेंबर्स होते थे जो वक्फ की जमीनों को मैनेज करते थे। अब वक्फ होता क्या है, इस मुद्दे को शुरू से समझते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये न्यूज में क्यों आया, इसमें विवाद क्यों हुआ। क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उनका कहना है कि सरकार किसी के धार्मिक मामलों में अनैतिक हस्तक्षेप कर रही है, और संविधान ने भारत में सभी माइनॉरिटीज को अपने रिलीजन को प्रमोट और मैनेज करने का राइट दे रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सरकार उनसे उनके अधिकार को छीन रही है, अनैतिक हस्तक्षेप कर रही है। ये मेन विवाद का मुद्दा बन रहा है। इसको हम समझाएंगे दोनों ही पॉइंट्स को। तो देखिए, वक्फ क्या होता है, शुरुआत से हम शुरू करते हैं। वक्फ क्या होता है? वक्फ एक ऐसी संपत्ति को कहते हैं जिसको दान में दिया गया है। दान में कोई भी व्यक्ति जो भक्त है वो अपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकता है अपनी संपत्ति। तो भारत में इस्लामिक लॉ के अंतर्गत इसको वक्फ की लैंड कही जाती है। ऐसी दान की गई संपत्ति को वक्फ बोला जाता है। वक्फ की जमीन है जो अल्लाह के प्रति समर्पित की गई है। अब ये जो जमीनें हैं ये बहुत समय से भारत में, काफी समय से, दिल्ली सल्तनत के समय जो शासक थे कई बार उन्होंने दान की। कभी इतने समय अंतराल में कुछ बहुत पावरफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने दान की, कुछ सूफी संतों ने दान की, निजामों ने दान की। ऐसे करते करते जमीन बहुत ज्यादा हो गई, जो दान की हुई जमीन थी। अब इस जमीन को मैनेज कैसे किया जाए, उसका पैसा, और वो दान किया जाता था मान लीजिए गरीबों की सहायता के लिए, यतीमों को, यानी कि ऑर्फन पीपल को, ऑर्फन चिल्ड्रन की मदद के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, या जो विधवा होती हैं, विडोज होती हैं, उनकी देखभाल के लिए, या मस्जिदों के रखरखाव के लिए, इस तरीके के धार्मिक कार्यों के लिए या सोशल वेलफेयर वर्क के लिए इसका प्रयोग होता था। तो आइए देखते हैं कि वक्फ क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक शब्द यूज होता है इंग्लिश में, इंडोमेंट। इंडोमेंट का मतलब क्या होता है? इंडोमेंट का मतलब होता है, अंग्रेजी का ये शब्द है, इसका मतलब होता है गिफ्ट की हुई कोई चीज। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कोई क्वालिटी भी हो सकती है जो किसी ने किसी को गिफ्ट कर दी। वैसे तो इंडोमेंट हम किसको कहते हैं? गिफ्ट को कहते हैं। तो ये, लेकिन इसमें एक खास बात है कि जो चीज अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, अगर कोई चीज वक्फ में दान कर दी गई, वो वक्फ बन चुकी है, तो उसके बाद फिर उस चीज को बेचा नहीं जा सकता, फिर उसको ट्रांसफर किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं किया जा सकता।
या फिर उसको कोई उसमें कोई दावा नहीं कर सकता कि ये मेरी पुश्तैनी जमीन थी। फिर वो जो है वो धार्मिक पर्पस के लिए ही समर्पित जमीन हो गई। तो इसमें पहले के लॉज कौन कौन से थे, जैसे मैंने आपको बताया 1995 का लॉ था और 2013 का लॉ था। इन दोनों लॉज ने क्या किया, इन सारी जमीनों को मैनेज करने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाया, लीगल फ्रेमवर्क बनाया और एक राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया, स्टेट वक्फ बोर्ड्स का फॉर्मेशन किया। अब इससे क्या क्या बदलाव आए, ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहले तो इसका नाम, जो आज का हमारा कानून है उसका नाम रखा गया है उम्मीद एक्ट। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये उम्मीद का फुल फॉर्म है। और इसमें हमने सरकार का जो रोल है वक्फ बोर्ड में, वो रोल को बढ़ा दिया। यानी पहले क्या वक्फ बोर्ड क्या थे, ऑटोनॉमस थे, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ऑटोनॉमी कम हो गई है। तो वक्फ का जो हमारा लॉ है, इसमें सबसे बड़ा विवाद का कारण यह है कि सरकार का हस्तक्षेप वक्फ बोर्ड में बढ़ गया है, ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप हो गया है, तो इस कारण से उसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन सरकार का इसमें क्या कहना है, सरकार का कहना है कि हमने सरकार का इसमें रोल ज़्यादा बढ़ाया है वक्फ के उसके अंदर। उसका कारण है ताकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन सुचारू रूप से किया जा सके, ताकि इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन, आपको याद होगा सिलेबस में अभी थोड़ी देर पहले हमने गवर्नेंस में पढ़ा था कि ई गवर्नेंस से क्या होता है कि हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं। हमने ऐसी बातें की थी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये लॉ जो है हमारा, वो गवर्नेंस में जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो इम्प्रूव करने का उसका एक एग्जाम्पल है। और ये किस तरीके से ये हमारे लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट से पास होके अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, इसको ये विचाराधीन हो गया है। तो ये सारी एस्पेक्ट्स है, ये पॉलिटी से जुड़े एस्पेक्ट्स हैं और गवर्नेंस से जुड़े एस्पेक्ट्स हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए हर समय सिलेबस से ये कैसे रिलेट कर रहा है, हमारा टॉपिक कैसे रिलेट कर रहा है। वापस आते हैं तो बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस को करने के लिए और साथ में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए, यानी कि कहना था कई बार ऐसी जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया जाता था जो किसी और की होती थी। यानी कि आप दान तो उसी चीज को कर सकते हैं ना जो आपकी हो, आप किसी और की चीज को उठा के दान तो नहीं कर सकते। जो प्रेजेंट है उसमें वर्ड यूज किया गया प्रेजेंट, तो आप या डोनेट, आप डोनेट तो उसी चीज को कर सकते हैं जिसके आप ओनर हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट लैंड को भी डोनेट कर देंगे। यहां तक कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट हाउस की एरिया को भी वक्फ माना हुआ है। तो इन चीजों को लेकर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि कौन सी लैंड किसकी है, ये चीज डिसाइड करने के लिए वहां पे एक ऑफिसर्स लाए गए हैं वक्फ बोर्ड में। तो वो इसलिए हम उसमें चेंजेस लाए, ये गवर्नमेंट का कहना है। हालांकि जो विवाद का जब भी मुद्दा होता है कि ये लॉ संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये माइनॉरिटीज की राइट्स पे हमला है, या इन चीजों पे डिस्कशन करने के लिए ये जब डिस्कशन दोबारा से होगा, कोर्ट में होगा इस बार, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी वो मान्य होगा। ये अभी एक प्रोसेस से होके गुजरा है, एक पीपल्स पार्लियामेंट यानी कि जो लोगों की जो उसमें संसद है उसके स्क्रूटनी से होके निकला है। अब इसकी स्क्रूटनी दोबारा होगी, अब इसकी स्क्रूटनी करेगी सुप्रीम कोर्ट वहां पे। तो किस किस ग्राउंड पे अपोज किया गया वो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी राइट्स हैं, जो अधिकार हैं संवैधानिक, उनको ये वायलेट कर रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी भी उसमें खास हमारा अधिकार होता है, उसको भी वायलेट कर रहा है। और साथ में हमारे एक कानून के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा, उनका कहना है कि जब भी किसी कानून की संवैधानिकता पे बात होती है, प्रश्न होता है, तो कोर्ट्स ये मान के चलती हैं कि वो संवैधानिक है और ये साबित करना पेटिशनर के ऊपर की जिम्मेदारी होता है
कि ये असंवैधानिक है, ये नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. दिस बर्डन ऑफ प्रूविंग द अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ लाइज ऑन द petitioner. So this is becomes a difficult task for them. So this is what some observation made by Dr. Faizan Mustafa. Now let us move forward. What changes are made? Now we have given you the background. Let us now discuss exactly what five points are there, or five changes are there which are controversial. The first point is that the law says that it restricts the persons who have started to practice Islam recently to donate their land to the Waqf. So it means someone who has freshly started to practice Islam, जो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अभी अभी इस्लाम को मानना शुरू किया है, जन्म से वो इस्लामिक नहीं था लेकिन उसने इस्लाम को अपना लिया, और ऐसे व्यक्ति को एकदम से वो अपने लैंड को, अपनी प्रॉपर्टी को, वक्फ को दान नहीं कर सकता. उसको 5 इयर्स का वेट करना पड़ेगा, और उसको वहां पे दिखाना होगा कि मैं 5 साल से प्रैक्टिसिंग इस्लाम को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ये दिखाना होगा, ठीक है, साक्ष्य देना होगा. तो दिस इज समथिंग कंट्रोवर्शियल, बिकॉज कई लोगों का कहना है ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया. जो लोग स्वाभाविक रूप से इस्लामिक धर्म का पालन जन्म से करते आ रहे हैं उनके बीच में, और जो नए लोगों ने जो इस्लाम अपनाया है, उन दोनों लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो गया. पहले के जो लॉज थे 1995 के, 2013 के, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था. उसमें तो बल्कि ये भी था कि कोई व्यक्ति किसी और धर्म का भी, वो सिख भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, अगर उसकी भावना है, उसकी श्रद्धा है, तो वो अपनी जमीन को डोनेट कर सकता है वक्फ में. ये पहले के लॉ में था. लेकिन अब ऐसा कह दिया गया कि जो कन्वर्टेड या जिसने इस्लाम अपना लिया है, ऐसे व्यक्ति को भी 5 साल का वेट करना पड़ेगा अपने डोनेशन करने से पहले. तो ये इस चीज पे विरोध हो रहा है. ये पहला पॉइंट है विरोध का. तो जैसा कि डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा कहते हैं, वो वीसी हैं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पटना में. तो उनका कहना है कि एक बार जो बंदा इस्लाम अपना लेता है, उसको इस्लाम के द्वारा दिए गए सारे अधिकार होने चाहिए. तो वो उसको प्रॉपर्टी डोनेट करने का भी अधिकार होना चाहिए. तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है. आपका जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, उसका वायलेशन हो रहा है, राइट टू इक्वालिटी. तो दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे कंट्रोवर्सी है, वो क्या है? वक्फ बाय यूजर का क्लॉज. वक्फ बाय यूजर का क्लॉज क्या था कि अगर किसी जमीन की हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये प्रूव नहीं हो रहा कि ये जमीन किसकी थी, लेकिन वो कई समय से, बहुत समय से उस जमीन धार्मिक यूज में थी, यानी कि यानी हो सकता है वहां पे कब्रिस्तान हो सकता है वहां पे मदरसा हो या मस्जिद हो, या उसका कोई दूसरी तरीके से धार्मिक रूप में उसका यूज हो रहा हो, तो वो उसको कहते हैं वक्फ. तो उसको हम वक्फ मान ली जाएगी, और वो उसको वक्फ बाय यूजर, अपने प्रयोग के आधार पे वो वक्फ की मान ली जाती है. ये जो क्लॉज था, ये विवादास्पद क्लॉज था पहले के लॉ में. और सरकार जो हमारा कानून लाई है, जो अभी पास हुआ है हमारा अप्रैल 2025 में, ये वास्तव में पहले ये बिल सरकार लेके आई थी 2024 में संसद में. लेकिन सबसे पहले ये बिल चला गया हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में. ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारे जो एमपीज होते हैं वो अन्य पार्टियों के भी होते हैं, सत्ताधारी पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के भी एमपी होते हैं. तो इससे क्या हो गया कि उसकी एक स्क्रूटनी हो जाती है, और वो बिल, उसमें कुछ संशोधन कर दिए जाते हैं. तो पहले तो सरकार इस वक्फ बाय यूजर क्लॉज को पूरी तरीके से हटाने के विचार में थी, जो हमारा ओरिजिनल प्रस्ताव आया था 2024 में, पिछले साल. लेकिन इस साल जब फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि अगर इसको पूरी तरीके से हटा देंगे तो बहुत से नए विवाद खड़े हो जाएंगे. कई ऐसे समुदाय में कई ऐसे लोग होते हैं जो काफी पुश्तों से किसी कब्रिस्तान का रखरखाव करते आ रहे हैं, तो भले ही उनके पास दस्तावेज नहीं भी हो सकते, तो ऐसे में उनके प्रॉपर्टीज छिन जाएंगे. तो इसलिए इसको पूरी तरीके से मत हटाइए. तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सरकार ने जो अभी बिल लाए हैं उसमें संशोधन कर दिया है, और उसमें एक तारीख तय कर दी कि जब ये लॉ पास होगा उस समय, उसकी तारीख तक जो पुरानी जमीनें जो किसी पारंपरिक रूप से धार्मिक के पर्पस के लिए प्रयोग होती आ रही हैं,
वो ज़मीन वैसी रहेंगी, उनको वक्फ बाय यूज़र मान लिया जाएगा, मगर अब नई ज़मीनों को उनके लिए वक्फ बाय यूज़र क्लॉज नहीं लगेगा। कानून आने की तारीख के बाद से वक्फ जो नई ज़मीनें हैं वो उनको अगर क्लेम किया जाए ये वक्फ बाय यूज़र है, नहीं, उसके आगे के लिए आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा, डिजिटल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि ये ज़मीन किसकी थी। तो आई होप ये वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, कि तीसरा जो पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा विवाद है वो है कि गवर्नमेंट की स्क्रूटनी बढ़ गई। तो गवर्नमेंट की स्क्रूटनी कैसे बढ़ गई? देखिए, इसमें पहले क्या था कि जो वक्फ की जो वक्फ का सर्वे करने का, किसी भी जमीन को सर्वे करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास था, कि वक्फ बोर्ड सर्वे करता था, तय करता था कि ये जमीन वक्फ की है कि नहीं है। लेकिन अब ये क्या किया गया, जो 2024 में पिछले साल सरकार पहले प्रस्ताव लाई थी, उसमें तो ये अधिकार दे दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। लेकिन अब क्या हुआ कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने फिर से वहां पे हस्तक्षेप किया था और कहा कि नहीं, इसका जो अधिकारी होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीएम के लेवल से एक और ऊपर लेवल का अधिकारी होना चाहिए। तो उस प्रस्ताव को भी सरकार ने स्वीकार करते हुए अब हमारे जो नए कानून है उसमें ये घोषित कर दिया कि जो इसमें सर्वे करने का जो राइट है वो अब किसके पास होगा, एक सीनियर ऑफिसर जो अबव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, उसके पास अधिकार होगा हमारा सर्वे करने का, फॉर वेदर लैंड बिलोंग्स टू वक्फ और नॉट। तो ये उसके अलावा उसमें पहले वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार भी था कि वो सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेके किसी भी लैंड का सर्वे कर सकते थे। लेकिन अब वो क्लॉज को हटा दिया गया, सेक्शन 40 को पूरी तरह से हटा दिया गया। तो वक्फ बोर्ड की सर्वे करने की पावर छीन के एक अधिकारी, सीनियर अधिकारी को दी गई है। इस वजह से गवर्नमेंट की जो स्क्रूटनी है उसको बढ़ गया, उसका हस्तक्षेप बढ़ गया। तो इसलिए ये हमारा विवाद का विषय हो गया। और इसमें हालांकि जो डॉक्टर फैजल मुस्तफ़ा हैं उन्होंने एक पॉइंट को क्लियर किया है कि ये भी एक मिथ है, ये भ्रांति है कि पहले सरकार का उसमें कोई कंट्रोल नहीं था वक्फ बोर्ड में। सरकार पहले भी वक्फ बोर्ड के जो सदस्य थे उनको नॉमिनेट कर सकती थी, सुपरसीड कर सकती थी और उनको डायरेक्शन दे सकती थी। तो सरकार का वक्फ बोर्ड के साथ पहले भी एक था तालमेल, ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से ऑटोनॉमस थे। लेकिन हाँ, अब उसका रोल ज्यादा बढ़ गया है। तो उनका ये भी कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो सर्वे कमिश्नर के जो सीनियर अधिकारी होंगे वो ऑलरेडी प्रशासनिक काम से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है। उनके ऊपर क्या नया काम लादना कि क्या वो सर्वे करेंगे ये उचित होगा कि नहीं, ये डॉक्टर फैजल मुस्तफ़ा ने ये पॉइंट उठाया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है ये सबसे ज़्यादा ही विवाद का मुद्दा बन गया है। उनका सरकार ने क्या एक नियम ला दिया है कि जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें कम से कम 2 नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स होने चाहिए। ये हालांकि जो वक्फ बोर्ड होता है, मान लीजिए 22 में सदस्य हैं तो उनमें से 4 लगभग होते हैं नॉन मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उसमें होने चाहिए। तो सरकार गवर्नमेंट का कहना है कि मेजॉरिटी तो अभी भी नहीं होगी, लेकिन हम इसका करने का पर्पस ये है कि जो वक्फ की संपत्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वक्फ को दान दिया था, वक्फ में लैंड को दान दिया था, उसका पर्पस कुछ था कि इस लैंड का यूज मदरसे के रूप में होना चाहिए। तो क्या वो वाकई में मदरसे के लिए यूज हो रही है या किसी अन्य पर्पस के लिए यूज की जाने लगी? तो ये चीज इंश्योर करने के लिए वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का गवर्नमेंट ने इस लाने का कदम उठाया है। ये सरकार की रीजनिंग है, कितनी वैलिड है कितनी नहीं है ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा अब। तो ये सरकार की रीजनिंग है। और लेकिन ये वाकई विवाद का मुद्दा बन गया क्योंकि इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए कि अभी जैसे कि हमने देखा कि तमिलनाडु में टीडीपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि जो तिरुपति मंदिर का जो बोर्ड है, मैनेज करने का बोर्ड, उसमें नॉन हिंदूज नहीं होने चाहिए। तो अगर वो लॉजिक है कि मंदिर के मैनेजमेंट के बोर्ड में नॉन हिंदूज नहीं होने चाहिए, तो फिर मुस्लिम के जो वक्फ का मैनेजमेंट का बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम्स क्यों हैं? इस तरीके की विवाद इसमें आ गए हैं। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं उनके कि ये हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस है। और इसमें ये साथ में ये भी उन्होंने अब रूल हटा दिया है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था वक्फ बोर्ड का, पहले रूल था कि वो मुस्लिम ही होगा, अब रूल हो गया कि वो मुस्लिम नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम है। एक मुतवल्ली जो होते हैं, जो मैनेज करते हैं
जो पूरे वक्फ को मैनेज करते हैं और जो वक्फ वाकिफ हैं, जिसने दान किया है, वो दोनों व्यक्ति तो मुस्लिम ही होंगे अभी भी नए लॉ में भी। तो सरकार का कहना है कि मेजॉरिटी अभी भी मुस्लिम की रहेगी। ये केवल इसलिए लाया गया है ताकि जिस पर्पस के लिए लैंड डोनेट की जा रही है उसी पर्पस के लिए यूज हो। ये सरकार की रीजनिंग है, देखते हैं वो कितना एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा ने इस चीज का स्वागत किया है। डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक संगठन में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जब भी हम डाइवर्सिटी को लाते हैं तो हम उसको हेल्दी बनाते हैं। डाइवर्सिटी यानी कि उसमें अलग अलग वर्गों से लोग आते हैं, कुछ उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, कुछ उसमें गरीब तबके से अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी हो सकते हैं, कुछ पुअर भी हो सकते हैं। तो इसमें विद इन मुस्लिम कई सारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उन सारे कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अब ये बहुत सशक्त बोर्ड बन जाएगा और ये अच्छा है, इसका स्वागत किया है। तो अब एक लास्ट पॉइंट जो हमारा वक्फ बोर्ड का है वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का है कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी उसमें सरकार ने अब ऐसा नियम बना दिया है कि जो भी लैंड्स वक्फ के लिए हैं, तो एक तय डेट के अकॉर्डिंग वो सारी लैंड्स को अब डिजिटाइज करना पड़ेगा, यानी कि उनको सेंट्रल डेटाबेस में अपलोड करना पड़ेगा उनकी डिटेल्स, ताकि गवर्नमेंट को क्लियरली पता हो कौन सी वक्फ की लैंड है कौन सी नहीं है। तो ये काम की जिम्मेदारी मुतवल्ली की रहेगी। मुतवल्ली जो कस्टोडियन होता है वक्फ का, उसे प्रॉपर्टी डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर। तो ये हमारा हो गया टॉपिक, पूरा आर्टिकल हमने आपसे डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पूरा मुद्दा क्या है और क्यों क्यों इसका विरोध किया गया। आइए इससे जुड़े कुछ और खबरों को देखते हैं। जैसे कि ये खबर छपी थी कि लोकसभा पासेस वक्फ बिल। देखिए 3 तारीख की खबर है, पेज नंबर 1, 10, 4 और 11 में छपे हुए हैं। लेकिन अब देखिए कि ये खबर कितनी छोटी हो गई नोट्स, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स हम पिछले आर्टिकल में कवर कर चुके हैं, इसलिए नए पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत कम ही बचे हैं। तो देखते हैं इसमें माइनॉरिटी अफेयर्स जो हमारे मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने ये उम्मीद बिल लाए थे वो लोकसभा में। 2 अप्रैल को ये बहुत लंबी डिबेट के बाद पास हो गया और गवर्नमेंट ने क्या क्या कह के इसको डिफेंड किया है कि ये जो बिल है ये प्रॉपर्टी के बारे में है, ये रिलीजन में हस्तक्षेप नहीं है, किसी की भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं है। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट ठीक तरीके से हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हो, इसलिए ये बिल लाया गया है। और जो डोनेशन है वो आप उस चीज का कर सकते हैं जो खुद की हो, किसी और की चीज आप डोनेट नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा भी हुआ है जब गवर्नमेंट लैंड को उठा के वक्फ को दे दिया गया है, दान कर दिया गया है, तो ऐसे क्लेम्स गवर्नमेंट ने किए हैं। इसलिए अब वो क्लेम्स कितने सही है नहीं, ये भी हम सुप्रीम कोर्ट के स्क्रूटनी में हमें पता चल जाएगा। और इसके अलावा ये कहा गया था कि द पर्सन ऑफ एनी रिलीजन कुड डोनेट, जैसे कि ये जो हमारा पहले लॉ प्रोविजन था कि किसी भी धर्म का व्यक्ति वक्फ को जमीन डोनेट कर सकता है, ये वाला क्लॉज खास तौर पे 2013 में लाया गया था। उस समय की सरकारों के ऊपर आरोप लगाते हुए इस सरकार का कहना है कि वो 2014 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए खास वर्ग को वोट बैंक के रूप में खुश करने के लिए, ताकि उनके वोट मिल जाएं, एक तरीके से अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत ये से लाया गया था, जो कि सही नहीं था और अब इसको सही किया गया है। अगली खबर देखते हैं। राज्यसभा ने इसे पास कर दिया 14 घंटे की डिबेट के बाद। ये 5 तारीख की खबर है, पेज नंबर 1, 8 और 9 में छपी हुई है, हिंदू की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं कि पार्लियामेंट ने, यानी कि पहले लोकसभा ने तो पहले ही 2 तारीख को पास कर दिया, 5 तारीख को राज्यसभा ने भी पास कर दिया। और गवर्नमेंट ने क्या क्लेम किया है कि ये किसी भी मुस्लिम के अगेंस्ट में नहीं है, ये केवल पारदर्शिता लाने के लिए है इसमें, बल्कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं जो का इंक्लूजन है उसको लेके जो आपत्ति दर्ज की जा रही है वो बेबुनियाद है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और इसमें उन्होंने कहा था कि जो वक्फ बोर्ड हैं वो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि जो ऐसी संस्था जिसको पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाया गया, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो रिलीजियस बॉडी नहीं है। रिलीजियस बॉडी होती तो वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पे इनको सेक्युलर होना चाहिए
यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है अलग अलग कम्युनिटीज का। तो ये बात कहना है। जबकि जो बाकी धर्म की बात होती है, जैसे हिंदू इंडोमेंट बोर्ड भी है, हिंदू इंडोमेंट बोर्ड जो है वो एक रिलीजियस बॉडी है, वो उसके ऊपर अभी कोई सरकारी बॉडी नहीं है, वो एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी नहीं है। तो इसलिए वहां पे हस्तक्षेप इस चीज को माना जाएगा। और इस तरह के पॉइंट्स देखिए, ये सब तर्क और वितर्क हैं। सरकार अपनी तरफ के तर्क दे रही है और विपक्ष अपनी तरफ के तर्क दे रहा है, हम उसे भी देखेंगे। और उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 मेंबर्स होने जा रहे हैं और उसमें से 4 केवल जो होंगे नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी तो अभी भी मुस्लिम्स की ही रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। बस ये नज़र उस चीज़ के लिए रहेगा ताकि जिस पर्पज़ के लिए लैंड दी गई है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो। और मुस्लिम कंट्रीज में भी, कई सारी मुस्लिम कंट्रीज में संशोधन लाया जा चुका है वक्फ कानूनों में। भारत में ही देरी क्यों की जाए, ये बात सरकार का कहना है। अभी ऑपोजिशन ने कहा है कि इससे मुस्लिम्स जो हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक, सेकंड क्लास सिटीजन्स में उनकी घट गई। और साथ में ये भी कहा है कि अगर क्या कभी किसी मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा से इस तरीके के सबूत मांगे जाते हैं कि क्या उनकी ज़मीन जो है वो ज़मीन वाकई में उनकी है कि नहीं है, उसके दस्तावेज पेश करो, जिस तरीके से यहाँ वक्फ बोर्ड में सबूत अब मांगे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो मैंने तिरुपति बोर्ड वाली बात थी वो आपको पहले ही बताई कि तिरुपति बोर्ड में नॉन हिंदू मेंबर के एंट्री पे ऑब्जेक्शन किया था एक सीनियर पॉलिटिशियन ने टीडीपी के। तो वो लॉजिक यहाँ पे क्यों नहीं लागू किया जा रहा, ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं हमारे विपक्ष के। खैर, तीसरी खबर ये थी जो प्रेसिडेंट मुर्मू, देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं, टॉपिक एक है लेकिन मुद्दा एक है, लेकिन आर्टिकल्स कई सारे हैं जो कवर हो गए, लेकिन सभी आर्टिकल में एक एक दो दो पॉइंट ही हैं। मेन मुद्दा मैंने आपको पहले समझा दिया। अब देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एसेंट दिया बिल को और ये पार्लियामेंट में पास हो गया। ये 6 तारीख के हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 7 पे ये न्यूज़ छपी थी। यहाँ पे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। एस्पिरेंट्स प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। जो मीडिया में जो खबरें आती हैं उनकी उनके कुछ अपने लिमिटेशंस होते हैं, या जिस भी कारण से वो उन्होंने ऐसा किया हो, मगर कम से कम जब आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी, हो सकता है किसी नेता से या राजनेता से आप पसंद या नापसंद करते हो, मगर आपको सामान्य शिष्टाचार हमेशा ध्यान रखना है। आपको हमेशा से एक नॉर्मल एटिकेट्स हमेशा ध्यान रखने हैं। जैसे कि हेडलाइन छपी थी कि मुर्मू गिव्स एसेंट टू वक्फ बिल। अब जो ये वर्ड यूज किया गया उनका, हमारे प्रेसिडेंट का जो टाइटल है, सब टाइटल यूज किया गया, उसके लिए उसकी जगह आपको ऐसे नहीं, लैंग्वेज कभी भी यूज नहीं करनी है अपने आंसर राइटिंग में। आपको वहां पे लिखना है प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर या लीडर ऑफ अपोजिशन। कभी भी इस तरह से केवल सब टाइटल बोल के किसी व्यक्ति को, खासतौर पे जो सीनियर पर्सन कोई पोजीशन में बैठा हो, रिस्पेक्टेबल पोजीशन में बैठा हो व्यक्ति, उसको आपको एड्रेस नहीं करना है। न्यूज़पेपर में मीडिया ऐसा क्यों करती है, इनके अपने खुद के रीजंस हो सकते हैं, स्पेस की कमी हो सकती है, जो भी हो सकता है, मगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आपको पॉलिटिकल डिसेंसी हमेशा या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंसी हमेशा याद रखनी है। आपकी लैंग्वेज में डिसेंसी झलकनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में एक रिस्पेक्ट झलकना चाहिए। तो कभी भी आपको पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग को अलग हटा के एक प्रॉपर वर्ड्स के साथ ही उनको संबोधित करना है कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, कि प्राइम मिनिस्टर हैं, कि होम मिनिस्टर हैं, या लीडर ऑफ अपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट, देखिए इस पे कितने सारे आर्टिकल हैं, पूरे ये केवल 2 दिन में कितने सारे आर्टिकल्स आए हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया है वक्फ लैंड स्कैम पे, इसको रिलेटेड आर्टिकल है 5 तारीख के न्यूज़पेपर में, पेज नंबर 9 में छपा हुआ है। इसमें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि जो वक्फ है, वक्फ लैंड के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। महाराष्ट्र में बहुत सारी जमीन को कब्जा किया गया है और उनको गुपचुप तरीके से किसी और को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये पूरा जो भी घोटाला हुआ है, हम इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाएंगे,
एक जज के अंतर्गत, एक पुराने एक रिटायर्ड जज के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरी चीज में इन्वेस्टिगेट करेगा, जो हमारा नया लॉ आ चुका है, और उसकी रिपोर्ट पेश करेगा कि किस तरीके का घोटाला, ताकि उसकी डिटेल सामने आए। तो उन्होंने कहा है कि पिछला जो लॉ था वो ड्रैकोनियन था। यहाँ पे गवर्नमेंट के में बैठे व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि, यानी कि सीएम ने आरोप लगाया है कि जो पिछला लॉ था वो तानाशाही तरीके का था, और अब जो लॉ है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। उन्होंने कहा था वो पहले से सोचा नहीं गया था उसके प्रोविजंस को ठीक से, और यहां तक कि उन्होंने हवाला दिया है कोर्ट का भी, कि कोर्ट ने भी कई बार पिछले लॉज के अगेंस्ट में टिप्पणियां की थी। तो इस कारण से उन्होंने कहा था वो केवल माइनॉरिटीज के अपीजमेंट की पॉलिसी थी, तो जो कि सही नहीं थी। अब रिफॉर्म्स इसमें लाए गए, इसको ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, और जो भी प्रॉपर्टी गॉड के लिए डिवोट की जा चुकी है, तो गॉड के नाम पे जो प्रॉपर्टी चढ़ चुकी है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी एक मॉरली सुपीरियर ग्राउंड है जहाँ पे आप डिवोट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो लॉजिक उन्होंने एक लॉजिक ये दिया हुआ है। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उनका भी देखिए ये आर्टिकल छपा था, यहाँ पे भी देखिए उन्होंने ऐसे यूज किया, मोदी, आपको कभी भी ऐसे यूज नहीं करना है, आपको हमेशा यूज करना है लिखते समय कि प्राइम मिनिस्टर ने। तो प्राइम मिनिस्टर हेल्स, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है पीएम। तो प्राइम मिनिस्टर हेल्स पैसेज ऑफ वक्फ बिल, ठीक है, कॉल्स इट वाटरशेड मूवमेंट। तो एक वाटरशेड मूवमेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एक दूसरे एंगल को उनकी बात की है। उन्होंने कहा है कि बाकी चीजों पे तो चर्चा बहुत सारी हो गई, प्रधानमंत्री का कहना है कि ये जो लॉ है ये समावेशी विकास का एक उदाहरण है, क्योंकि इससे हम इंक्लूजन करेंगे वक्फ बोर्ड में, जो डाइवर्सिफिकेशन आएगा, बहुत अलग अलग वर्ग, एक समुदाय के अंतर्गत भी जो अलग अलग वर्ग हैं वो सशक्तिकरण, उनका सशक्तिकरण होगा, सबको साथ लेके चलने की बात होगी। पहले केवल कुछ ही वर्ग के लोगों को वक्फ बोर्ड में जगह मिलती थी, अब सभी वर्गों से, सभी ग्रुप्स में से लोगों को जगह मिलेगी, जिसमें कि महिलाएं भी हैं, उसमें गरीब मुस्लिम्स भी हैं, या ओबीसी कैटेगरी के भी लोग होंगे, या उसमें पसमानदा मुस्लिम्स भी होंगे। और इससे उसकी लॉ की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से अब देखिए ये सारी घटनाक्रम हो चुकी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ने इसे पास कर दिया है, लॉ ये बन चुका है हमारे बजट सेशन में ही। अब बात करते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दायर की गई है। कुल मिला के 4 याचिका अभी तक आई हैं, जिसमें से एक कांग्रेस एमपी मिस्टर जावेद जी ने की है, दूसरी एक AIMIM के चीफ एमपी हैं, और चीफ हैं, पार्टी के चीफ हैं और एमपी हैं, उन्होंने की है, और तीसरी एक NGO है उन्होंने की है। इस तरीके से कुल 4 याचिका आई हैं। हम देखते हैं अभी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और किस आधार पे किया गया है कि ये आर्बिट्रेरी है, इसमें जो प्रोविजंस हैं उनका कोई रीजन नहीं है, और क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, मनगढ़ंत तरीके से, मनमाफिक रूप से कुछ भी इसमें नियम कायदे कानून लाई, तो इसको हटा दिया जाना चाहिए। ये पहली बात कही है, और इससे हमारी प्रॉपर्टी यानी कि हमारे जो संपत्ति के अधिकारों का हनन है, जो कि आर्टिकल 300A में दिए गए हैं, हमारे संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं, उनका हनन है। और उसके अलावा उसमें ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने में जजमेंट दिया था कि जो भी चीज़ किसी रिलीजन को दे दी जाती है, वहाँ पे सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, नहीं करेगी। एक उन्होंने ये कहा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑब्जर्वेशन का भी उल्लंघन है, ठीक है। जो चीज डेडिकेटेड प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पस सब्जेक्टिंग वक्फ प्रॉपर्टी टू हाइटेंड सिक्योरिटी एक्ट गोज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट गोज अगेंस्ट द, आप देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्ट गोज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट judgment that transferring of control of religious property to secular authorities is infringement of religious and property rights, ठीक है। तो कंट्रोल किसी सेक्युलर अथॉरिटी को देना जो कि रिलीजियस प्रॉपर्टी है, ये उनके धार्मिक अधिकारों का हनन है। ये भी आपत्ति दर्ज की गई है कि जो बाकी धर्म है वो अपने प्रॉपर्टीज को खुद से मैनेज करते हैं ऑटोनॉमस रूप में, जबकि यहाँ पे दखल अंदाजी की जा रही है।
और आर्टिकल 14 का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, और इसमें आर्बिट्रीनेस है इसलिए हटाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ये आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो हमें अधिकार दिया गया है, यहाँ पे उन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है जो जिन्होंने नया नया इस्लाम अपनाया है और जो शुरू से ही इस्लाम अपना के आ रहे हैं, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब देखिए, जो AIMIM के चीफ हैं, उन्होंने जो अपनी याचिका दायर की है, उसमें उनका कहना है कि जो हमारा वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ का मैनेजमेंट है, वो हमारा इस्लाम के इंटीग्रल प्रैक्टिस है, इट इज़ अ इंटीग्रल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये उनका कहना है। साथ में उनका ये भी कहना है कि जो संसद होती है, संसद में विल ऑफ पीपल रिप्रेजेंट होती है, लोगों की इच्छा रिप्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसे में जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज यानी मेजोरिटेरियनिज्म होता है, यानी कि बहुसंख्यक समाज की इच्छाएं ज़्यादा प्रचलित होती हैं, उनकी बात मानी जाती है। ऐसे में जो अल्पसंख्यक समाज है यानी कि माइनॉरिटीज, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा कोर्ट की होती है। तो उन्होंने कोर्ट से ये प्रेयर की है कि कोर्ट अपनी इस जिम्मेदारी यानी इस ड्यूटी को ध्यान में रखे कि जस्ट केवल इस कारण से कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारे अधिकारों का हनन ना किया जाए, हमारे राइट्स का वायलेशन ना किया जाए। तो ये देखिए, सारे नोट्स हमारे इंग्लिश में, मगर आपको मैं हिंदी में करके अच्छे से समझा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से। आप इंग्लिश के नोट्स तो पढ़ ही सकते हैं, आपको यहाँ शेयर किया जाएगा। तो ये उनका कहना है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा एक टॉपिक हो गया है वक्फ बिल का। अब आप आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो पॉलिटी के अंतर्गत ये आ रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को एक तरीके से उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। एक केस विचाराधीन था जिसमें विकिपीडिया के एक पेज में एक न्यूज़ एजेंसी है ANI, एशियन न्यूज़ एजेंसी के, उसके अगेंस्ट में कुछ टिप्पणी की गई थी विकिपीडिया के पेज में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आपको ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी और जवाब देना पड़ेगा कि आपने इसको पहले, मतलब इसके बारे में आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। तो विकिपीडिया का कहना है कि हम तो केवल इंटरमीडियरी हैं। इंटरमीडियरी कौन होता है? हम तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी अपनी आर्टिकल्स पब्लिश कर सकता है, कोई भी उसमें चेंजेस कर सकता है। तो हम तो केवल एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। इंटरमीडियरी की डेफिनेशन हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में परिभाषित की गई है। तो उसके अंतर्गत, IT एक्ट 2000 के अंतर्गत हम केवल इंटरमीडियरी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे प्लेटफॉर्म में क्या कंटेंट आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी, उसके लिए हमें नहीं दोषी ठहराया जा सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर आर्ग्यू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इंसाइक्लोपीडिया हैं, आप कोई नॉर्मल इंटरमीडियरी नहीं है, आप अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। आप में, आपके जो विकिपीडिया में जो चीज़ें छपती हैं, लोग उसको सच मान के उसको सच मानते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो सकते। यहाँ पे आपको कंटेंट में क्या छप रहा है, खास तौर पे अगर आपका जो कंटेंट है वो किसी के लिए डिफेमेशन का है, का कारण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी आपने जिस न्यूज़ एजेंसी के ऊपर बिकाऊ होने का आरोप लिखा हुआ है, उसमें जो कमेंट्स हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी किसी स्टेट प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना होता है। वो उसको कायदे से, एथिक्स के अकॉर्डिंग मीडिया शुड बी इंडिपेंडेंट। बट ये उसमें लिखा हुआ था कि ये स्टेट का प्रोपेगेंडा पब्लिश कर रही है। तो ये एक तरह से डिफेमेशन है, उनकी प्रतिष्ठा पे चोट है, उनकी अर्जित संपत्ति जो प्रतिष्ठा होती है सालों के मेहनत के बाद, उस पे चोट है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का की बात नहीं है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप डिफेमेशन जो है वो डिफेमेशन केस होते हैं, मानहानि की याचिका दायर होती है, तो ये उसका केस बन जाता है। आपने डिफेमेशन किया है, तो यहाँ पे डिफेमेशन के लिए यूज हो रहा है आपका प्लेटफॉर्म, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमारा वो है। और इसमें देखिए हेडिंग क्या थी, दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चंस विकिपीडिया न्यूट्रलिटी ऑन ANI पेज एंड दिस इज आर्टिकल ऑफ 5 अप्रैल, पेज नंबर 8। तो ये पूरा आर्टिकल की समरी मैंने आपको एक बार में समझा दी। आप इसको हेडिंग और सब हेडिंग में मैंने पूरा पॉइंट्स बाय पॉइंट बताया है कि वाई न्यूज़, इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, विकिपीडिया डिफेंस क्या था कि
वो केवल इंटरमीडियरी है। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पूरी पॉइंट्स बात मैंने आपको बता दिया। एक बात रह गई थी, उनका कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि आप तो ये भी कहते हैं अपनी पॉलिसी में कि हम न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पे आप न्यूट्रल कैसे रह गए जब तक कि आपने किसी भी आरोप को एज इट इज पब्लिश कर दिया? आरोप की जांच तो करते, कम से कम ये तो क्लियर होता कि वो आरोप है या साबित हो चुका तथ्य है। ये तो केवल आरोप था, किसी का ओपिनियन पीस था, किसी अखबार में छपा था, वहां से किसी व्यक्ति ने उठाया और आपके यहाँ चेंज कर दिया। लेकिन अब इस बात को सच मान के बहुत सारे लोग एएनआई को ऐसा ही रूप में देखेंगे। तो हाई कोर्ट ने ये बात कही है। अब हम आते हैं आगे। देखिए पॉलिटी के हमने 3-4 आर्टिकल देखे, 3 बिल्स देखे। फॉरेनर बिल देखा, सबसे जो कंट्रोवर्शियल बिल था हमारा वक्फ का बिल, जिसको ऑफिशियल नेम है उसका उम्मीद, उसको हमने अच्छे से समझा कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे कंट्रोवर्सी के हैं, सरकार के तर्क क्या हैं और विपक्ष के तर्क क्या हैं, पूरा प्रोसेस क्या हुआ उसका। अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, सारी चीजें हमने उसको इन डेप्थ तरीके से देखा है। 2 दिन के न्यूज में ढेर सारे आर्टिकल कवर कर लिए। अब देखते हैं, उसके बाद हमने एक आर्टिकल विकिपीडिया का भी कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग में, यानी कि सिलेबस में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, पॉलिटी अलग है। आपको पहले भी बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन वो किताब है जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ, सारा कुछ अस्तित्व में आया। हमारे यहाँ जो भी पॉलिटी का जो मशीनरी है वो हमारी एग्जिस्टेंस में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आई। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक मुद्दा था सुप्रीम स्पीकर की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर। देखिए स्पीकर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जब बात ऐसी आ जाए कि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी अथॉरिटी डिराइव कर रही हैं, दोनों ही बॉडीज, तो ऐसे में क्या कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर कुछ किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है क्या? ये हमारा मेन टॉपिक है। अब ये क्यों आया ये टॉपिक? बेसिकली हुआ ये कि हैदराबाद में तेलंगाना में जो स्टेट असेंबली है वहां पे एक पार्टी के एमएलएज ने स्विच किया और वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो जो एमएलए स्विच करते हैं, डिफेक्शन कहते हैं उसे। और आपको मालूम होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो उसके अंतर्गत जो लोग डिफेक्शन करते हैं वो एक तरीके से लोगों को धोखा देते हैं। लोगों ने आपको वोट दिया, ये सोचे कि आप इस पार्टी के सदस्य हैं, आपने रातों रात अपनी पार्टी बदल दी। जैसे ही आप इलेक्ट हुए, आपने पार्टी बदल दी और आप दूसरे पार्टी में चले गए। तो ये लोगों के विश्वास के साथ धोखा है, उस पूरे चुनाव प्रक्रिया का मजाक हो गया। और इससे क्या हो गया कि जो दूसरी पार्टी है जो माइनॉरिटी में थी, जिसके पास इतनी सीटें नहीं थी, वो चुनाव ना लड़के, चुनाव से तो नहीं जीत पाई, लेकिन एमएलए के ट्रांसफर से वो मेजॉरिटी में आ गई, वो सत्ता में भी आ गई। और आपका वो जो बंदा, जो व्यक्ति जिसने स्विच किया है, डिफेक्ट किया है, वो मंत्री भी बना दिया जाता है। तो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया का मजाक है और ये इसलिए डिफेक्शन लॉ लाया गया कि ऐसे एमएलए को जो सस्पेंड किया जा सके। लेकिन ये सस्पेंड करने की पावर स्पीकर के पास दी गई थी। तो स्पीकर एक तरीके से क्वासी ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है, यानी कि उसके पास कुछ कोर्ट फैसला लेने का अधिकार दिया गया कि वो तय करें कि क्या ये व्यक्ति सस्पेंड किया जाएगा या नहीं, केस बाय केस बेसिस पे। तो लेकिन ये अधिकार है वो किसके पास है? स्पीकर के पास। लेकिन अब स्पीकर, कई बार क्या होता है कि स्पीकर इस मुद्दे पे फैसला नहीं लेते हैं, वो जानबूझ के नहीं लेते हैं, जानबूझ के चीजों को उसको टालते रहते हैं। तो फैसला ना ले होने की स्थिति से दूसरी जो उनका पर्पस था डिफेक्ट करने का, वो सक्सेसफुल हो जाता है और हमारा जो कानून का मकसद था वो डिफीट हो जाता है। कानून था जो एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाए, उनको एमएलए, उनकी संसद से सदस्यता ही खत्म हो जाएगी, ऐसा करके किया जाना चाहिए। लेकिन वो उसका ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि हम आपको देश तो नहीं दे सकते, आप भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, हम भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप फैसला कैसे लेना है ये आप डिसाइड करो। लेकिन हाँ, हमारे ऊपर ड्यूटी है कि हम कानूनी प्रक्रिया का, इस चुनावी प्रक्रिया का मजाक नहीं बनने देना चाहते। और हम संविधान के गार्जियन है, कस्टोडियन है,
सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन होती है, कस्टोडियन होती है। तो उसकी रक्षा करने का, उसकी मूल भावना की रक्षा करने का ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होती है। तो उस ड्यूटी के अंतर्गत हम आपको टाइम लिमिट दे सकते हैं कि आपको डिसीजन इस टाइम फ्रेम के अंदर लेना है। डिसीजन कैसे लेना है, क्या लेना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पास ट्रिब्यूनल की पावर है, क्वासी ट्रिब्यूनल की पावर है। आप खुद अपने आप में एक तरह से कोर्ट की तरह काम कर रहे हो। लेकिन क्या लेना है ये आप करिए, तय करिए। कितने समय में लेना है ये हम तय कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर है कि हम कितने समय में तय कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए 5 साल का टर्म होता है, इलेक्शन 5 साल के लिए लड़ा जाता है, एक टर्म के लिए लड़ा जाता है। एक व्यक्ति चुन के आया, वो किसी एक पार्टी से आया और आते ही मान लीजिए उसने स्विच कर दिया, और स्विच करने का पूरे टाइम वो दूसरी पार्टी में बैठा रहा, बल्कि वो मंत्री भी बना रहा। तो वैसे तो दूसरी पार्टी डिफीट हुई थी, लेकिन अब उसने वो लोगों का मैंडेट था, लेकिन लोगों के मैंडेट के अगेंस्ट में काम हुआ कि दूसरी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई और वो व्यक्ति मंत्री भी बना रहा। तो पूरा जो हमारा प्रोसेस है, पूरा उसका इलेक्शन प्रोसेस वो मीनिंगलेस हो गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके ऊपर टाइम फ्रेम, आप बिल्कुल समय के अनंत काल तक ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिसाइड ही ना करें। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं, कई जगह, जैसे हमने देखा महाराष्ट्र में भी ऐसे केसेस हुए जहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, चुनाव के नहीं, चुनाव के बाद में। चुनाव के बाद में अचानक से कुछ विधायक एक दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, जिससे एक दल की सरकार गिर जाती है। और ये बहुत ज्यादा गैर अनैतिक होता है, अनैतिक होता है। इससे लोगों की जो लोगों के जो विश्वास है उसको धक्का लगता है और फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों में। उनका चुनावों की प्रक्रिया और लोकतंत्र से विश्वास खत्म होता है। तो इस कारण से ये अनैतिक है, और जो हमारा स्पीकर है उसको टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन लेना पड़ेगा। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। तेलंगाना गवर्नमेंट में क्या क्या हुआ था, ये डेडलाइन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी, 4 से 6 हफ्ते के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो स्पीकर भी अब एक संवैधानिक शक्ति होता है, आर्टिकल 178 के अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक शक्ति होती है, जो कि आर्टिकल 124 के अंदर डिफाइंड है। सेंट्रल इशू क्या है ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ये जितना भी मैंने बताया यहाँ पे लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजंस दिए हैं कि आप पावरलेस नहीं रह सकते। आप पावरलेस नहीं हो, आपको पास पावर है, आप इनडिसिसिव नहीं रह सकते, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये इसी टॉपिक के ऊपर देखिए एक एडिटोरियल भी आया है 5 तारीख को ही, पेज नंबर 6 में, जहां पे हिंदू की एडिटोरियल टीम ने भी इस बात की का समर्थन किया है, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का समर्थन। ये अब हम दूसरे आर्टिकल में आ गए, लेकिन मुद्दा वही चल रहा है, सेम टॉपिक पे 2 अलग अलग आर्टिकल। तो ये अब एडिटोरियल का आर्टिकल है, जिसमें हिंदू कह रहा है, द हिंदू की एडिटोरियल टीम कह रही है कि हाँ, ये एक तरीके से मोडस ऑपरेंडाई बन गया। मोडस ऑपरेंडाई क्या करना है, एक तरीके के काम करने का तरीका, खास तौर पे कोई अनैतिक काम करने का तरीका। तो ये एक अनैतिक काम करने का, एक इमोरल, डू समथिंग इमोरल, दिस इज इट हैज बिकम अ पैटर्न ऑफ डूइंग द थिंग्स। So this is what has become a modus operandi. Many times we have seen in Manipur, we have seen in Maharashtra, that the ruling party has lost power after winning the elections just because of the switching of MLAs, and the speaker has not taken the decision for the entire duration of assembly, and they have not decided whether they should be disqualified according to the 10th schedule of constitution or not. So it makes the anti-defection law completely meaningless, and it makes the entire mockery of our election process. So this is a mockery of our democratic exercise, and this is what Hindu editorial team is also saying. And those people are shown as ministers. And now this is the case, which current case is happening in Telangana, and court's observations, as rightly said, that the speaker is not powerless. They can actually decide if they want to decide. And so a 5-judge constitution bench in May 2023 has said that speaker's propriety or impartiality, they have put the faith in the speaker's impartiality, but they should decide within a reasonable period. But there are few more points over here. That is, these are the practical aspects. See, Supreme Court has put faith on impartiality of a speaker, but in practicality, वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में ऐसा होता नहीं दिख रहा कि स्पीकर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करता हुआ नहीं नजर आ रहा। क्योंकि स्पीकर ज्यादातर किससे होता है, रूलिंग पार्टी के का ही सदस्य होता है। तो स्पीकर हमेशा, ऐसा कई बार देखे गए हैं ऐसे इंस्टेंस
ऐसे ऐसे अवसर आए हैं जब स्पीकर ने, हमने देखा है क्या कि वो पक्षपाती रवैया अपनाया है और वो निष्पक्ष नहीं नजर आया। उसने पक्षपात किया है रूलिंग पार्टी के फेवर में, और यही यहाँ पे भी होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए हम द हिंदू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि एक सजेशन भी दिया था इस समस्या का समाधान के लिए, कि ये जो स्पीकर को पावर दी गई है कि ये तय करने की कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उसे सस्पेंड कर देना है उन लोगों को जिन्होंने पार्टी को स्विच किया है। ये पावर स्पीकर को ना देके हम एक पैनल बना सकते हैं, एक बोर्ड बना सकते हैं, उनके पास होनी चाहिए पावर। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पार्लियामेंट को कहा था कि आप ऐसा लॉ बनाइए, मगर पार्लियामेंट ने अब तक इस पे कोई काम नहीं किया है, या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं की कमी हो सकती है, या अन्य कारण हो सकते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन इस पे अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। एक बहुत जरूरी संवैधानिक सुधार, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है, जिसकी वजह से ताकि लोगों की भावनाओं का, लोगों के विश्वास का इस तरह से मौकरी ना हो। लेकिन पार्लियामेंट में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात हिंदू एडिटोरियल में सबसे लास्ट पॉइंट पे मेंशन्ड है, लास्ट लाइन को पढ़िएगा ध्यान से। इसमें उन्होंने कहा है कि ज्यादा, ये खासतौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि जब भी हम अपना आंसर राइटिंग लिखते हैं तो अपने सजेशंस लिखते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। यहाँ पे एक सजेशन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है कि वो जो पावर है वो सुप्रीम स्पीकर की जगह एक पैनल को दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि केवल हमें उम्मीद, सुधार की उम्मीद केवल अथॉरिटी से नहीं रखनी चाहिए कि केवल जो कोर्ट है या पार्लियामेंट है वही कोई सुधार लाएंगे। सुधार का सबसे बड़ा जरिया तो लोग खुद हैं, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। और खास तौर पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, आप लोगों को नहीं भूलना है, सबसे बड़ा मीडियम ऑफ चेंज लोग हैं। अगर लोग खुद तय कर लें कि हमें ऐसे लोगों को पनिश करना है अगले इलेक्शन में, तो उससे बड़ा चेंज कुछ नहीं हो सकता। लोग अपने आप ही राजनीतिक पार्टियों में ये इस तरह की जो गलत अनैतिक काम हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, यानी कि जो डिफेक्शन हो रहे हैं, लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप लोगों ने ये तय कर लिया कि इस व्यक्ति ने अपना दल बदला है चुनाव के हो जाने के बाद, और अपॉर्चुनिस्टिक मूव किया है, और वो अब वो मंत्री बन गया। आगे के आने वाले सभी चुनावों में कभी भी उसको लोग वोट ना दें, तो डेफिनेटली लोग अगर अपना वोट के थ्रू बोलेंगे तो वो एक्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये बात, ये आइडिया लास्ट वाली लाइन में मेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। और अब हम बात करते हैं, अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो हमने पॉलिटी की बात कर ली, कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल जो था उसका डिस्कशन कर लिया, स्पीकर की पावर्स और कोर्ट की पावर। कोर्ट के पास पावर है स्पीकर को एक टाइम फ्रेम देने का, कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको डिसीजन लेना है। अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के सिलेबस को मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें कई सारे टॉपिक्स थे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी की। पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? माओइस्ट ऑफर टॉक्स। ठीक है, माओइस्ट ऑफर टॉक्स, डायलॉग कांट हैव स्ट्रिंग्स, दिस इज कॉल्ड सेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये 3 तारीख का आर्टिकल है, पेज नंबर 1 और 10 में आया था। तो इसका बैकग्राउंड क्या है आप सबको पता होगा कि हमारे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक टॉपिक है। हमारी सिक्योरिटी में भी एक्सट्रीमिज्म और डेवलपमेंट का लिंक आपको याद होगा, पहला सब टॉपिक था सिक्योरिटी के अंतर्गत, एक्सट्रीमिज्म और डेवलपमेंट के बीच में लिंक जो था। तो वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो सीपीआई माओइस्ट है, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, ठीक है, उन्होंने ऑफर किया है कि हम कंडीशनल, हम बातें तो करने के लिए तैयार हैं सरकार से, लेकिन कंडीशंस रखी हैं कि सरकार सीज फायर करे, अपने जितने भी अभियान कर रही है, कंडक्ट कर रही है, उन सबको रोके, और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं संभव है। हम बातचीत करने के लिए, अगर आप बातचीत करके मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेशक स्वागत है आपका, आप लोग बिल्कुल आइए, लेकिन बातचीत करने के लिए कोई कंडीशंस नहीं हो सकती, सशर्त नहीं हो सकता। आपको अनकंडीशनल अपने हथियार डालने होंगे और बातचीत की टेबल पे आइए, तो आपका स्वागत है, ये सरकार का कहना है। तो उन्होंने अभी कई, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं हमारे इनके
बहुत सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं अगेंस्ट द नक्सल एक्टिविटीज़। और यहाँ तक कि हमारे जो होम मिनिस्टर्स हैं मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा है, दावा किया है कि अगले साल मार्च तक हम पूरी तरीके से नक्सलिज्म को अपने देश से हटा देंगे और इसमें सफल हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, भरोसा दिलाया है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे भारत काफ़ी समय से जूझ रहा था। ये प्रॉब्लम डिटेल में अभी तो हम केवल आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के बारे में आपको मालूम होगा कि जो गांव वाले होते हैं या फिर जो वनवासी ट्राइबल्स समुदाय के होते हैं, वहाँ पे क्योंकि विकास पहुँचा नहीं ठीक से, समय पे नहीं पहुँचा, और वो एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सारे इंडिया की मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये जो आंध्र प्रदेश, ये सारा जो एरिया है, वेस्टर्न मध्य महाराष्ट्र, ठीक है, साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ये सारा जो एरिया है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे हैं। और इसी में तो यहाँ से जो कंपनीज आती थी और या गवर्नमेंट आती थी, मिनरल्स को माइन करती थी और वो बहुत रिच बन गए, मल्टी मिलियनियर बन गए। लेकिन जो जिस जगह में मिनरल्स पाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों अमीर नहीं बन पाए, वो लोग गरीब रह गए, वो लोग पिछड़े रह गए। इसी को लेके जो सरकार के प्रति असंतोष था, जो एक एंगर था लोगों में, उसका यूज करके या मिसयूज कह सकते हैं, मिसयूज करके एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चल पड़ा, जिसने हथियार उठा लिए, जिसने वेपन्स उठा लिए और कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटा देंगे, इस जगह से हम पैरेलल गवर्नमेंट रन करेंगे, हम अपनी खुद की सरकार, अपना खुद का संविधान लागू करेंगे, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते। और उनका ये भी कहना था कि हम हथियार के दम पे करेंगे। देखिए, लोगों का विरोध हो सकता है, डिसेंट का एक स्पेस है डेमोक्रेसी में, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कोर्ट भी उसके लिए वकालत करती है कि डिसेंट होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं होता, उसके तरीके, उसके चैनल्स हैं पीसफुल, आपको दिए गए हैं। आप अगर आप एग्री नहीं करते गवर्नमेंट की पॉलिसी से, आप खुद, और वो चीज़ वाकई में इतनी पॉपुलर है, वो मुद्दा इतना लोकप्रिय है, तो आप उसको लेके चुनाव लड़ सकते हैं, खुद अपनी पार्टी बना सकते हैं, सत्ता में आके पूरी पॉलिसी बदल सकते हैं। तो दैट इज अ प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हथियार उठाना इज नॉट ऑप्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये कि आप हथियार उठा के पूरी तरह से आपने वॉर को डिक्लेयर किया हुआ है, जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज है, इसीलिए इनको बैन किया गया है, क्योंकि इन्होंने वॉर डिक्लेयर किया है अगेंस्ट इंडियन स्टेट, कि हम युद्ध में हैं, और एक युद्ध की घोषणा ऑलरेडी उन्होंने कर दी है, कि तो इस वजह से इसको बैन किया गया है। इसीलिए इसको चरमपंथी मूवमेंट कहते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच रहे हैं। तो ये लोगों की भावनाओं का मिसयूज कर रहे हैं, जो लोगों के मन में गुस्सा था, एक जो कि वाजिब भी था, जो कि सही भी था, उसका सोल्यूशन ये नहीं था कि लोगों को हथियार उठा लिए जाते। सोल्यूशन ये था कि सरकार सुधारे करती, और वहां पे सरकारें सुधार करती और वहां पे विकास किया जाता उनके क्षेत्र में, ये सोल्यूशन था। तो क्योंकि ये समस्या हमारी उत्पन्न हो गई, और तेलंगाना में, अब ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया, एक बेसिक था, ताकि आपको कुछ जो नए बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझ पाए कि ये चल क्या रहा है, किस टॉपिक की बात हो रही है। अब जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो जानते हैं इन चीजों को, वो उनके लिए फिर अब आप लोग देखिए इसको किस तरीके से सीपीआई माओइस्ट ने एक प्रेस रिलीज की तेलंगाना में कि आप एंटी माओइस्ट ऑपरेशन को रोकिए ताकि हम बातचीत करें। तो होम मिनिस्टर का कहना है कि देखिए, हम ये ऐसा तो नहीं कर सकते, और उनका छत्तीसगढ़ में एक विजिट प्लान था, वो विजिट हो भी चुका है, उसके ऊपर अगला आर्टिकल है, जिसको कहते हैं बस्तर पदुम। तो बस्तर पदुम एक कल्चरल फेस्टिवल था जिसमें ट्राइबल कल्चर को सेलिब्रेट किया गया, यानी कि बस्तर, जो कि खास तौर पे छत्तीसगढ़ का दक्षिणी एरिया है, सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में बस्तर प्लेटू है, जो रीजन है, वहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो उसमें खास तौर पे जैसे दंतेवाड़ा खास तौर पे बहुत ज्यादा, सुकमा एक दूसरा जिला, ये सारे बहुत प्रभावित, नक्सल प्रभावित जिले हैं। यहाँ पे बस्तर में वो वहाँ की जो ट्राइबल कल्चर है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल कर रहे हैं। साथ में हम आगे देखेंगे, होम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में हम ट्राइबल फेस्टिवल को नेशनल और इवन इंटरनेशनल भी ले जाएंगे। तो गवर्नमेंट के ने अपनी जो पिछली गलतियां थी उनको सुधारने की कोशिश की है, वहाँ पे डेवलपमेंट लाने की कोशिश की है, ट्राइबल कल्चर को सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, उनकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो ये गवर्नमेंट ने अपने
पिछली गलतियों को सुधारने का काम किया है। यहाँ पे ये कल्चरल फेस्टिवल में हमारे होम मिनिस्टर आए थे, तो उनका सीधे सीधे ये कहना है, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के मिस्टर विजय शर्मा, उनका कहना है कि देखिए बातचीत के लिए तो आप आइए, लेकिन कोई भी शर्त नहीं लगा सकते, और गवर्नमेंट कोई कमिटी नहीं बनाने वाली बातचीत के लिए। आप अपना कोई भी चैनल चूज कर लीजिए, जिस चैनल के थ्रू आप बात करना चाहते हैं, हम उसमें बात कर लेंगे। और उन्होंने लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि ये जो पूरी बात है, जो जो प्रेस रिलीज आई, और खास तौर पे देखा जाए प्रेस रिलीज माओइस्ट की बातचीत के ऑफर के लिए तब आई जब होम मिनिस्टर की यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आने वाले थे एक इवेंट में। तो ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड लग रहा है। ये ऑपोजिशन का आरोप है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये पूरा फर्जी है, और ये केवल सरकार की वाहवाही लेने का एक तरीका है। इसमें सच्चाई नहीं है, और ये पूरी स्क्रिप्ट लग रही है। और ये तो एक न्यूज़ हो गई। अगली न्यूज़ थी वुमेन एनकाउंटर की, कि दो महिला जो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की सदर माओइस्ट थी, उनको मध्य प्रदेश की एंटी नक्सल पुलिस फोर्स, जिसका नाम है एंटी हॉक फोर्स, उन्होंने मांडला डिस्ट्रिक्ट में कान्हा नेशनल पार्क के पास उन्होंने उनको मार गिराया है। तो एक जो एंटी नक्सल मूवमेंट, जो ऑपरेशंस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो तो चल ही रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि जो उसमें लोग मारे जा रहे हैं, इसे कुछ भी इसमें सेलिब्रेट करने वाला नहीं है। ये बात होम मिनिस्टर ने भी कही है बाद में, कि जो लोग मर रहे हैं वो बहुत ही दुखद है, लेकिन ये ऑपरेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हथियार उठाए हैं वो सीधे सीधे इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं, और ये सही रास्ता नहीं है। हथियार रख के भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और हम आगे बढ़ते हैं। 86 माओइस्ट सरेंडर इन तेलंगाना, ये 6 तारीख की न्यूज़ में है, पेज नंबर 6 में। किस तरह से दूसरा सबसे बड़ा समर्पण अभियान। तो बहुत सारे माओइस्ट या नक्सलिस्ट जो हैं वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, और जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरकार उनको प्रॉमिस कर रही है कि उनको सुरक्षा देगी। और इसमें कई सारे एक्टिव मेंबर्स भी हैं, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिंपैथाइजर्स हैं। वो खुद तो नक्सल एक्टिविटी में नहीं शामिल हैं, मगर वो नक्सलिज्म के साथ सांत्वना रखते हैं। और उन्होंने तेलंगाना के कोटागुंडम नाम की जगह में किया है, और ज़्यादातर बस्तर के बीजापुर जिले के हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो नक्सलिज्म की जो विचारधारा है उससे अब तंग आ चुके थे, कि ये एक आउटडेटेड आइडियोलॉजी है। और कुछ लोगों ने अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में भी सरेंडर किया है। तो ये न्यूज़ कुछ माओइस्ट सरेंडर को लेके थी। और अब हम बात करते हैं जो होम मिनिस्टर दंतेवाड़ा में आए, जो इवेंट में उन्होंने बातें कही। ये देखिए न्यूज़ है 6 तारीख की, पेज नंबर 4 में हिंदू में आर्टिकल छपा था, उसके ऊपर है। उन्होंने अपील किया है सरेंडर करने के लिए, कि हथियार डालने की अपील की गई है। साथ में उन्होंने कहा है कि आइए मुख्य धारा से जुड़िए, मेन स्ट्रीम से जुड़िए, और ये आप सब लोग हमारे ही भाई बहन हैं। जो लोग हथियार उठा के लड़ रहे हैं उनको भाई बहन कह के संबोधित किया है, हमारे ही भाई बहन है। और हमें कोई खुशी नहीं हो रही ये देख के कि आए दिन किसी न किसी सिक्योरिटी ऑपरेशन में, इनकाउंटर में, मुठभेड़ में कुछ लोग मारे जा रहे हैं। वो आप हमारी भाई बहन है जो जान गंवा रहे हैं, तो हमें दुख हो रहा है इस बात का। तो हमें इस चीज़ की खुशी नहीं है, लेकिन हम विकास को अब रोक नहीं सकते। विकास को तो अब बढ़ा के ही ले जाना है। तो अगर जो लोग अब विकास के सामने रास्ता मतलब ऑब्स्टिकल, रोड़ा बन रहे हैं, उन्हें अब हमें या तो फिर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से डील होंगे, या तो फिर आप हथियार डाल के बातचीत के रास्ते पे आइए और अपनी बात शांति तरीके से कहिए। तो ये बात कही गई है, क्योंकि अब सरकार का आरोप है कि कई समय से सरकार का ऐसा आरोप है कि सरकार अगर कोई विकास करती है, मान लीजिए स्कूल बनाती है, या पंचायत के लिए कोई बिल्डिंग बनाती है, कुछ भी टेलीफोन टावर बनाती है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, रेलवे लाइन बिछाती है, सड़कें बिछाती है, तो वहाँ स्कूल बनाती है, तो वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ बॉम्ब ब्लास्ट करके उनको तोड़ दिया जाता है। खास तौर पे विकास को रोका जाता है, क्योंकि इस मूवमेंट के पीछे कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो
इन लोगों के भावनाओं का इस्तेमाल करके वो कुछ अपने ही नेक्स्ट अपने उद्देश्य हैं उनके भारत के अगेंस्ट में, वो उनको साधना चाह रहे हैं. देर आर सम एलिमेंट्स which have vested interest among the core think tank of this movement and which are acting against the spirit of the which are acting against India. So and they are using these people as human shield. So the home minister has made an appeal to all these people to please lay down their arms, weapons, and come to the mainstream with talks. They will be provided with protection, and the development will not be stopped now at any cost. We will make the development, and he has promised that to make India free of that terror by the next March, 2026 March. And they want development. Children should go to school, people should have Aadhaar card, they should have ration card, they should have facilities like insurance, and this has not happened in past 50 years. India has been seriously being impacted by this scourge of Naxalism. Now India is about on the verge, according to the claim made by our home minister, now India is on verge of overcoming this hurdle and completely eradicating Naxalism from India. So he is projecting it as a big achievement which has been achieved under his government. Now Chief Minister of Chhattisgarh Vishnudev Sai and his deputy the Deputy Chief Minister Vijay Sharma, he has said that, already announced that those villages who, if the entire village leaves the path of violence and Naxalism and surrenders, they will be given 1 crore for development funds. So now there is a two-pronged approach. First approach is to fight, engage with those people who are fighting with you with the help of security forces, and another approach is to do as much development as possible and as fast as possible. So development as well as the security operations, both the things are being followed to end this whole menace of Naxalism from India. And now you can see 521 Naxalites have laid down arms. They have surrendered till in 2025. It's a very high figure. And last year this figure was 800. Now we are into April, so this is only 4 months, and that is 4 months is also not completed. So within 3 months 500 Naxalites have surrendered. So he wants to project this as an achievement, and instead of bhai means fear, now Bastar should be synonymous with Bhavishya means future. There should be a good bright future for this underdeveloped regions of Bastar and the Naxal affected other areas. Now coming to the festival, he has talked about Bastar Padum. This is a cultural festival, and he said he will request President Draupadi Murmu also to grace this occasion on the next event. And they will invite the tribal artists, folk artists from all over the India, so that tribal culture is celebrated. And as all of you are aware, our president herself comes from a tribal community, and they will even invite the ambassadors sitting in Delhi of various other countries, our tribal festivals, so that they can witness, the whole world let the whole world witness the richness of our cultural heritage, especially the tribal cultural heritage, and experience the tradition. So this is what are the plans, the developmental plans, and the projection plans of our heritage and culture. And now from the issue of Naxalism, let us shift our focus to another issue of security, that is the Manipur conflict. What is Manipur conflict? So let's start with the Manipur conflict. So this is article of Manipur crisis. Kuki-Zo Meitei civil society groups to meet in Delhi today, 5th of April, in the newspaper of 5th April on the page number 8. This news was published in the Hindu newspaper. Now let me give you a brief context, especially for those people who are beginners in this UPSC civil services. So जो लोग बिल्कुल प्रारंभिक बच्चे अपने तैयारी में हैं, उनको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कैसे
ये आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आप सब जानते हैं होंगे, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा कि मणिपुर में एक विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद किस यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हुई। कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में हुई? 2023 में, 2 साल पहले की बात है, लगभग 2 साल हो चुके हैं। मई के महीने में ये समस्या शुरू हुई थी। क्या हुआ था कि एक मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले को का जो इंटरप्रिटेशन है, उसको जो उसकी जो समझ है, उसका ये मतलब निकाला गया कि जो मणिपुर में जो ट्राइबल समुदाय हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, उनका जो रिजर्वेशन का अधिकार है वो छीन लिया जाएगा या कम हो जाएगा, और उसमें किसी तरह की उसमें कमी आएगी उनके रिजर्वेशन में। जो अलग अलग सरकारी पदों में या अलग अलग जगहों रिजर्वेशन दिया जाता है, उसमें कमी आएगी। तो ये इस तरीके का मैसेज गया, और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। सभी ट्राइबल जो वहाँ की ट्राइबल बॉडीज थी, उसमें कई सारे लोग प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे मणिपुर हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ। उसी समय हिंसा भड़क गई। जो दूसरा समुदाय था वहाँ पे, जो बहुसंख्यक समाज कहा जाता है, वहाँ पे मैतेई समुदाय, जिसको कि ट्राइबल के अंतर्गत नहीं रखा जा रहा था अभी तक, तो ये जो मैतेई समुदाय है, और जो मणिपुर की अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे, वहाँ के भूगोल को देखेंगे, तो मणिपुर में बीच में एक प्लेन वैली है। जो सेंट्रल रीजन है मणिपुर का, वहाँ पे एक वैली रीजन यानी घाटी का क्षेत्र है, और आसपास उसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि हिली रीजन्स। बीच में घाटी है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं। तो बीच में जो घाटी या मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। वहाँ पे ज़्यादातर बहुसंख्यक रूप में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। तो और जो पहाड़ हैं, वो जो हिली रीजन्स हैं, ज़्यादातर वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। अलग अलग ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं। उन्हीं में से जनजातियों के नाम हैं, कुकी एक जनजाति है, जो एक जनजाति है। तो मैंने आपको ये नाम समझाए, कुकी कौन है, जो कौन है, और मैतेई वहाँ पे जो वैली रीजन है। तो जो जनजातियां हैं, जो पहाड़ों में रह रही हैं, और जो मैतेई लोग हैं, जो घाटी में लोग, इनके बीच में एक तरीके का संघर्ष शुरू हो गया और वायलेंस शुरू हो गया, क्योंकि मैतेई को रिजर्वेशन मिलने की बात हो रही थी, और वहाँ पे लोगों को आपत्ति थी जनजातियों को कि हमारा रिजर्वेशन कम कर दिया जाएगा। इस तरह की जो समझ थी, समझ में भी कोई अंतर हो सकता है। तो ये इस वजह से जो हिंसा भड़की, उस हिंसा में अब तक 2 सालों में 260 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। 260, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जिन लोगों ने जानें गंवाई हों, और वास्तविक संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और कई सारे लोगों जो हैं वो अभी तक गायब हैं, अभी तक उनको लापता हैं, किडनैप कर लिया गया है, या जो भी उनके साथ कोई हादसा हुआ है। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हैं, आंतरिक रूप से विस्थापित हैं। 62,000 लोग लगभग आज भी शरणार्थी घरों में रह रहे हैं, शिविरों में रह रहे हैं। अपने घरों को छोड़ना पड़ा उन्हें। बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ा एक इंडिया में एक प्रॉब्लम है। आप देखिए 62,000 लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, उनको शरणार्थी शिविर यानी रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ रहा है। और इस पूरी घटनाक्रम में ऐसा हुआ कि सरकारी पुलिस थानों से हथियारों को लूट लिया गया। कम से कम 6,000 पुलिस के हथियार लूट लिए गए, जिसमें कई सारे गोलियां थी, वेपन्स थे। और तो ये बहुत बड़ी घटना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी चर्चा होने लगी, एट द ग्लोबल स्टेज ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should understand that if the police armory is raided, it means definitely we have to accept that on some level there was a failure on the part of police to protect their weapons, right? वो अपने हथियारों की सुरक्षा नहीं कर पाए, उनसे और हथियार लूट लिए गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं असफलता है, और इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कायदे से कि इसको ये दिस वाज सम काइंड ऑफ अ फेलियर। मोर ओवर इफ इट वाज सम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, अगर जैसा कि यहाँ पे आरोप है कि घटना स्टार्ट और स्पॉन्टेनियस हुई और बाद में इसमें कुछ बाहर के एलिमेंट्स आए, उसको प्लान्ड रूप में इसको ऑर्गेनाइज किया, वायलेंस किया, एक नियोजित प्लान्ड रूप में यहाँ पे वायलेंस किया, हिंसा की गई,
तो फिर ये एक तरीके से हमारे इंटेलिजेंस का भी फेलियर था। तो इस तरीके से इसको सबसे पहले तो हमें सिस्टम्स में जो प्रॉब्लम्स आई उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद फिर यहाँ पे गो एक तरीके से जब शांति बहाल की गई दोबारा किसी तरीके से अब कई सारे फोर्सेस को लगा के यहाँ पे, तो पॉलिटिकल टर्मोइल हुए और फिर चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया। काफ़ी झिझक के बाद चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, और उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगा दिया गया फरवरी के महीने में, 13 फरवरी को हमारे मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये अब तक की कहानी है, और इसके बीच में सरकार ने प्रयास किए है कि दोनों समुदाय आपस में बातचीत करें, और कई सारी बातचीतें उनके राउंड करने की कोशिश की। और ये दूसरा प्रयास है। 2024 पिछले साल अक्टूबर में भी पहला प्रयास किया गया था कि बातचीत करने का, लेकिन तब बातचीत संभव नहीं हो पाई थी, तब वो सफलता नहीं मिली थी। ये दूसरा प्रयास है। तो सिविल सोसाइटी का जो डायलॉग है वो पहली बार हो रहा है जब से हमारा वायलेंस हुआ था मणिपुर में 2023 में, और जिसमें कुकीज़ो और मेती दोनों समुदाय के लोग आ रहे हैं, और वो दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है, ये बात भी खास है कि वो लोग दिल्ली आ रहे हैं। इस दिल्ली आ रहे हैं इसका मतलब लोगों में वाकई में चाहते हैं कि शांति बहाल हो, फिर से पीस प्रिवेल करे, तभी वो लोग दिल्ली तक आ रहे हैं बातचीत करने के लिए आपस में। और होम मिनिस्टर यहाँ पे, होम मिनिस्ट्री इन बातचीत को, लोगों के बीच में बातचीत को, एक तरीके का सिविल अनरेस्ट है, लोगों के बीच में आपस में तनातनी है, और जिसकी वजह से लड़ाई हुई। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कुकीज़ो काउंसिल के, जोमी काउंसिल के, ये अलग अलग संस्थाओं को के नाम है जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जोमी भी एक ट्राइब है वहाँ पे, कुकीज़ो भी एक ट्राइब है, या फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटीज FOCS, या ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन MUCO, ये सब जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो वो सब बातचीत करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक ऑफिसर हैं मिस्टर AK मिश्रा, जो कि नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मुद्दों पे एडवाइजर हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में, उनको वो उनकी मौजूदगी में। और दोनों ही कम्युनिटीज़ जो हैं वो डायलॉग से समझेंगी कि आगे का रास्ता क्या है। वो केवल डायलॉग के थ्रू ही हो सकता है। और सेंटर जो है, सेंटर, ये होम मिनिस्टर का कहना है कि केवल बातचीत के माध्यम से ही आगे का रास्ता निकल सकता है। लड़ाई झगड़े से, हथियार उठा के खून खराबा करने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि प्रेसिडेंट रूल लगा तो है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं प्रेसिडेंट रूल लगे। जल्दी से जल्दी वहाँ पे डेमोक्रेसी दोबारा से बहाल की जाए और प्रेसिडेंट रूल हटाया जाए। तो उसका प्रोसेस अब लोगों को ही निकालना है। और मीटिंग में कुकीज़ो, मैतेई, नागा के MLAs थे, और जो 15 पिछले साल अक्टूबर 15 को ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पे उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि अलग अलग MLAs ने, जो अलग अलग समुदाय के MLAs थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम दूसरे समुदाय के MLA के साथ दूसरी ट्राइब के MLA के साथ एक ही कमरे में नहीं बैठेंगे। उन्होंने मना कर दिया था। इस वजह से ये तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में एक दूसरे से के प्रति कड़वाहट आ गई है। अब वो खत्म हो ताकि बातचीत हो, और उसे हमें खत्म करना पड़ेगा कड़वाहट को। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक तरीके से मैंने आपको बताया कि मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसको गलत तरीके से समझा गया। उसकी वजह से लोगों में इनसिक्योरिटीज हो गई। इनसिक्योरिटीज यानी कि उनमें भय आ गया कि कहीं ना कहीं उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, रिजर्वेशन के उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये मुद्दा ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में एक मुद्दा बन गया। जो हिल स्टेट्स में रहने वाले ट्राइबल्स हैं और जो घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय हैं, जिनको नॉन ट्राइबल कहा जाता है, उनके बीच में एक मुद्दा बन गया। तो ये एक टेररिज्म का मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक हिंसा नहीं है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। वैसे कि ये गवर्नमेंट का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है, मगर ये आपको अपने विवेक से सोचना है कि क्या ये वाकई लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है। यहाँ पे तो पुलिस की वेपनरी ही लूटी जा रही है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है।
तो इसमें 260 लोग मारे गए। 70% उनका कहना है, अब ये अलग अलग तर्क दिए हैं सरकार ने कि अपने अपने बचाव में, कि 70% जो इसमें लोगों ने जान गंवाई वो पहले 15 दिन में गंवाई। यानी कि उनको उनका कहना था कि एक बहुत बड़े स्तर पे ये प्रॉब्लम फैल गई और 15 दिन के अंदर से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। और उन्होंने फिर भी इसको किया है और अब तक 13 मीटिंग हो चुकी हैं जिसमें दोनों ही लोग इन्वॉल्व हुए हैं और आगे भी मीटिंग्स होंगी। प्रेसिडेंट रूल जो है वो केवल इसलिए लाया गया क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था और जो किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के, सरकार के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है ये। और ऑपोजिशन ने हालांकि क्वेश्चन किया है कि प्राइम मिनिस्टर अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए, 2 साल हो गए, इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए अब तक, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे, उन्होंने एक डिमांड की है कि इसके ऊपर एक श्वेत पत्र लाया जाए, यानी व्हाइट पेपर लाया जाए। व्हाइट पेपर में आप गवर्नमेंट को फैक्ट्स पब्लिश करने होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे फैक्ट्स पब्लिश नहीं किए, डेटा ही नहीं दिया, तो किस आधार पे विरोध किया जाए। और मणिपुर में उनका आरोप है कि गुजरात जैसी स्थिति हुई है, पहले से प्लानिंग के साथ वहां पे हिंसा की गई है और जिसमें खास तौर पे जो हमारे ट्राइबल बॉडीज है उनको टारगेट किया गया, ट्राइबल्स को टारगेट किया है। और यहाँ तक कि कई सारे चर्च को आग लगाई गई है गैस के सिलेंडर से। तो ये सब इतने बड़े व्यापक स्तर पे, मैसिव स्केल पे करना संभव नहीं है अगर कोई प्लानिंग ना होती। तो इसलिए डेफिनेटली गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, ये हमारे ऑपोजिशन का कहना है। तो आज के हमारे सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे, यहाँ तक का हमने कवर किया है। इसके आगे की जो चर्चा है जिसमें हमारी एक्चुअल बातचीत हुई और 6 तारीख का जो आर्टिकल है 1 और 7 न्यूज़ पेज नंबर पे छपा था, उसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।